जिन दो बहनों को मैंने हर मुश्किल में पाल पोस कर बड़ा किया था, वे अब एक ठंडी मगर खूबसूरत मिलिट्री ऑफिसर और कैंपस की सबसे लोकप्रिय प्यारी लड़की बन चुकी थीं। मैंने सिर्फ 5 साल तक उनकी देखभाल करने का वादा किया था ताकि अपने ऊपर किए गए एक एहसान का कर्ज चुका सकूं। अब सिर्फ 5 दिन बाकी थे और मेरे गायब हो जाने का समय आ चुका था। तभी एशले ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जाकर दीवार से टकरा गया। ईथन, तुम घटिया इंसान हो। मेरी बहन और मैं घर पर नहीं थे तब तुमने जूलियन को घर से निकालने की हिम्मत कैसे की, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने गले में जमा खून का स्वाद निगला और बिस्तर के पास बैठी क्लोई की तरफ देखा। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वह खुद चला गया था। एशली कुछ और कहती, उससे पहले जूलियन बोला, एशली, अपने जीजा के साथ इतना सख्त मत बनो, ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी बहन तुम्हें ही डांटेगी। एशली तुरंत वापस उसके पास चली गई और बोली, जूलियन, गलत मत समझना, मेरी बहन सिर्फ तुमसे प्यार करती है। ईथन तो बस हमारी माँ का छोड़ा हुआ एक नौकर है ना दीदी? मैंने क्लोई की तरफ देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके ठंडे और खूबसूरत चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह गुस्से में थी। मैं बस खुद पर हंस पड़ा। आखिर मैं उम्मीद ही क्या कर रहा था? जिस दिन से मैं एंडरसन परिवार में आया था, उसी दिन से मुझे पता था कि क्लोई सिर्फ जूलियन क्रॉफ्ट से प्यार करती है। उस समय जूलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने चला गया था और बिना कोई खबर दिए गायब हो गया था। क्लोई ने 3 साल तक उसका इंतजार किया। बाद में मिसेस एंडरसन मुझे अपने घर ले आईं। पिछले 5 सालों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी एंडरसन बहनों की देखभाल में लगा दी। मैंने एशली को 18 साल की उम्र तक पाला और क्लोई को जूलियन के जाने के दुख से बाहर निकालकर उसका सहारा बना रहा, यहाँ तक कि वह लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंच गई। एंडरसन परिवार में मेरे चौथे साल क्लोई ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। हमने एक साधारण शादी की, लेकिन कभी कानूनी तौर पर मैरिज रजिस्टर नहीं कराया। जब भी मैं इस बारे में बात करता, वह चिढ़कर कहती, पेपर वर्क अभी अप्रूव नहीं हुआ है, मुझे बार बार मत टोको। लेकिन मैं जानता था कि उसने कभी मैरिज एप्लीकेशन जमा ही नहीं की थी। जिस दिन मैंने उसे सफलतापूर्वक प्रपोजल दिया था, उसी रात क्लोई पूरी तरह नशे में थी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बार बार जूलियन, आई एम सॉरी कहती रही। उस रात एशली भी पूरी रात रोती रही। क्लोई की आवाज ने मेरी यादों को तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था, जब तक तुम अपनी औकात में रहोगे, तुम हमेशा एक लेफ्टिनेंट के पति बने रहोगे। लेकिन तुम्हें जूलियन को निशाना बनाने की क्या जरूरत थी? अगर उसे सच में कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारी जान उसकी कीमत चुका सकती थी? तुम्हारी बेकार जिंदगी की किसी को जरूरत नहीं है। मैं चुप रहा और शायद मेरी यही खामोशी क्लोई को और भी ज्यादा खल गई। घर जाओ और मास्टर बेडरूम खाली कर दो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जूलियन पूरी तरह ठीक होने तक हमारे साथ रहेगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ इसलिए कि हमने वेडिंग बैंक्वेट कर लिया था, ये मत समझना कि तुम एंडरसन परिवार के मालिक बन गए हो। मत भूलो, वह घर मेरी बहन का है। क्लोए को बेस पर रहने के लिए क्वार्टर्स मिले हुए थे और पुराने एंडरसन हाउस में सिर्फ 2 बेडरूम और एक स्टोरेज शेड था। जूलियन को मास्टर बेडरूम दिया जा रहा था, यानी मुझे स्टोरेज शेड में रहना था। मैंने नजरें झुका लीं। मेरे लिए मैं कहाँ रहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी सिर्फ 5 दिन की बात है। 5 दिन? इसका क्या मतलब? क्लोई ने मेरे पीछे से तेज आवाज में कहा, जूलियन को परेशान करने की कोई चाल मत चलना, वरना मैं मैरिज एप्लीकेशन ही वापस ले लूंगी। उसने देखा कि मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसकी नजर में ईथन उससे बेतहाशा प्यार करता था। अब जब उसकी आधिकारिक शादी होने वाली थी तो वह उसे छोड़कर भला कैसे जा सकता था? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही एशली दरवाजा पीटने लगी। ईथन, उठो और खाना बनाओ, जूलियन कमजोर है, जल्दी चिकन सूप तैयार करो। मैं स्टोरेज शेड से बाहर निकला। अंदर सिर्फ एक कंबल देखकर एशली ने ताना मारा, तुमने यहाँ एक बेड भी क्यों नहीं रखा? क्या खुद को बेचारी हालत में दिखाकर मेरी बहन की सिंपैथी लेना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये नाटक बंद करो, चाहे जितनी एक्टिंग कर लो। तुम जूलियन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, जूलियन ही तुम्हारा जीजा बने। एशली गुस्से से बोली, क्या मेरी बहन से शादी करके तुम खुद पर इतराने लगे हो? मैं अभी जाकर उसे बताऊंगी कि तुम्हारे चेहरे पर कैसी घमंडी मुस्कान है और उससे कहूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दे। मैंने बिना पीछे देखे बस इतना कहा, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और सीधा किचन की तरफ चला गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे। चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आए, मुझे सब कुछ सहना ही था। लगभग दोपहर के समय क्लोई आखिरकार जूलियन को घर लेकर आई। दोनों बहनों ने बहुत सावधानी से उसे कार से उतारा। मेरे पास से गुजरते हुए क्लोई ने पूछा, खाना तैयार है? मेरे जवाब देने से पहले ही एशली बोल पड़ी, सब तैयार है। जूलियन की पसंद की हर डिश बनाई है और उसके ठीक होने के लिए चिकन सूप भी। क्लोई के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया और जूलियन ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। डिनर टेबल पर दोनों बहनें बड़े प्यार से जूलियन की प्लेट में खाना परोस रही थीं, जबकि मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा। अचानक किसी ने मेरी कटोरी में गाजर का एक टुकड़ा रख दिया। जूलियन ने मेरी तरफ कृतज्ञता से देखा। कॉमरेड ईथन, मेरे लिए खाना बनाने के लिए धन्यवाद। अब आगे भी मेरी देखभाल करने की तकलीफ तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? जूलियन अभी ठीक से चल फिर नहीं सकता।
फिलहाल उसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी, बस खाना बनाना और उसकी बैंडेजेस बदल देना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। क्या मैं कोई नौकर हूँ? इसका क्या मतलब है? एशली तुरंत बोली, क्या तुम एक मरीज की देखभाल भी नहीं कर सकते? अगर उस समय मेरी माँ तुम्हें घर न लाई होती तो पता नहीं आज तुम कहाँ बिक चुके होते। क्लोई की एक नजर पड़ते ही एशली अनमने ढंग से चुप हो गई। फिर क्लोई मेरी तरफ मुड़ी। मैं इस बारे में तुमसे सलाह नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझे? जूलियन बीच में बोला। ठीक है, कॉमरेड ईथन को मुश्किल में मत डालो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। क्लोई ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इन्हें लोगों की देखभाल करने का अनुभव है, तुम्हें असहज होने की जरूरत नहीं। ईथन, जाकर जूलियन के लिए एक कटोरी सूप लेकर आओ। मैं किचन में गया और सूप लेकर वापस आया। धन्यवाद कॉमरेड ईथन। जूलियन जैसे ही कटोरी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, अगले ही पल वह जोर से चीख उठता है। गर्म सूप उसके हाथ पर गिर चुका था। कॉमरेड ईथन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझ पर गर्म सूप क्यों फेंका? क्लोई और एशली तुरंत घबराकर उसके पास दौड़ गईं और उसके हाथ पर पड़े लाल निशान को देखकर परेशान हो गईं। जूलियन कांपती आवाज में बोला, क्लोई, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हारे घर में रहना चाहिए। इस बार गर्म सूप था, अगली बार क्या होगा? क्या ये मेरे गले में जहर उड़ेल देगा? मुझे डर लग रहा है। दोनों बहनों के भीतर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। मुझे ये सब सिर्फ हास्यास्पद लगा। मैंने सफाई देने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि वे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। उनके दिल में हमेशा से सिर्फ एक ही इंसान था और वह जूलियन था। क्लोई गुस्से से बोली, ईथन, तुम हमेशा जूलियन को नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई चालें चलते रहे हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। तुम जैसे काले दिल वाले इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। फिर उसने ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ जलन की वजह से तुम इतनी गंदी हरकत तक गिर जाओगे। मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा था। मैंने अपने पैरों में उठ रहे तेज दर्द को सहते हुए जिद से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। तभी एशली ने सीधे मेरे घुटने पर लात मार दी। अब समझ आएगा जिद करने का अंजाम। अगर जूलियन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घुटने टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर जा गिरे। मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही मेरा शरीर, जो अब तक किसी तरह खुद को संभाले हुए था, आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो नाक में तेज एंटीसेप्टिक की गंध भर गई। चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग ही सफेद था। क्या मैं मर चुका हूँ? तभी किसी की आवाज आई, सर, क्या आप ठीक हैं? आपका बहुत ज्यादा खून बह गया था। अगर आपको 1 घंटा और देर से लाया जाता तो आपकी जान नहीं बचती। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। मैंने पूछा, माफ कीजिए, मुझे यहाँ कौन लाया? दरवाजे से एशली की तंज भरी आवाज आई, मेरी बहन के अलावा और कौन लाता? मैंने देखा क्लोई वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। एशली कोई बहाना बनाकर वहां से चली गई। मैं सावधानी से क्लोई की तरफ देखने लगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्लोई ने ठंडी आवाज में कहा, ईथन, क्या तुम अपनी गलती मानने से इतने इनकार करते हो कि सुसाइड जैसा नाटक भी कर सकते हो? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसका हाथ झटक दिया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्लोई बोली, तुम्हें नहीं पता? पूरे लिविंग रूम में तुम्हारा खून फैला हुआ था। जूलियन तो इतना डर गया कि उसके पैरों में ही जान नहीं रही। उसने अपनी बाकी बात निगल ली। वह मुझे यह नहीं बताना चाहती थी कि मुझे बेहोश पड़ा देखकर वह खुद कितनी घबरा गई थी। तभी मुझे पूरी बात समझ में आई। मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्लोई बोली, कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम मेरे साथ मिलिट्री फैमिली हाउसिंग में रहोगे। वहां तुम्हारा जूलियन से सामना नहीं होगा और तुम्हारे मन में फिर कोई गंदा ख्याल भी नहीं आएगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और जूलियन से कह देना कि सिर्फ 3 दिन और सह ले और मुझसे दूर रहे। क्लोई चौंक गई। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने कहा, हमारी मैरिज एप्लीकेशन 3 दिन बाद अप्रूव्ड हो जाएगी। आखिरकार मुझे मिलिट्री फैमिली हाउसिंग ले जाया गया। वहां मेरी नजर क्लोई और जूलियन की साथ वाली तस्वीर पर पड़ी और मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। तभी क्लोई अंदर आई। ईथन, क्या देख रहे हो? उसने तस्वीर देखी, हल्का सा भौहें सिकोड़ी, उसे उठाकर ड्रॉअर में बंद कर दिया। मैं उसका इशारा समझ गया और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। क्लोई ने जवाब दिया, कौन सा गेस्ट रूम? मेरा कमरा इतना बड़ा है, क्या एक बिस्तर तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने शांत स्वर में कहा, जूलियन वापस आ गया है, ये ठीक नहीं होगा। क्लोई ने झुंझलाकर कहा, ईथन, क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकते? हर बात में जूलियन को घसीटना जरूरी है क्या? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे शादी करने के अपने फैसले पर पछताऊं। मैंने बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद कर लिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसी समय क्लोई को वह दिन याद आ गया जब वह मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। मेरे घुटनों में चीनी मिट्टी के नुकीले टुकड़े धंसे हुए थे और मेरी कलाई से लगातार खून बह रहा। उसके दिल में अचानक एक तेज चुभन सी उठी। जब मैं पहली बार एंडरसन परिवार में आया था तब मैं सिर्फ 16 साल का लड़का था। पिछले 5 सालों तक मैंने बिना किसी शिकायत के लगातार मेहनत की थी। क्या उसने मेरी बहुत ज्यादा अनदेखी की थी जिसकी वजह से मैं जूलियन से इतनी जलन करने लगा था? उसने हल्की सी आह भरी और आकर मेरे पास बैठ गई।
ईथन, एशली और मैं जूलियन के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें आग से बचाया था। इंसान को एहसान मानना आना चाहिए। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें भी जूलियन का और ज्यादा सम्मान करना चाहिए। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने उस आग वाली घटना का पूरा दृश्य घूम गया। उस समय क्लोई छुट्टी पर थी और एशली को साथ लेकर जूलियन की वापसी की खुशी में रेस्टोरेंट गई थी। तभी किचन में आग लग गई और तीनों अपने प्राइवेट रूम में फंस गए। जब तक मैं वहां पहुंचा, आग बेकाबू हो चुकी थी। फायर फाइटर्स सिर्फ जूलियन को बाहर निकाल पाए थे, जबकि क्लोई और एशली अब भी अंदर फंसी हुई थीं और उनकी जान खतरे में थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। कड़ाके की ठंड में मैंने अपने ऊपर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी और सीधे आग के अंदर दौड़ पड़ा। किसी तरह मैंने दोनों बेहोश बहनों को बाहर खींच लिया, लेकिन मेरी पीठ बुरी तरह जल चुकी थी और धुएं की वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हॉस्पिटल में मैं लगातार 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहा, लेकिन जब आखिरकार मैं घर लौटा तो क्लोई और एशली को यह तक याद नहीं था कि उन्हें आग से किसने बचाया था। उनके दिल में सिर्फ जूलियन के लिए आभार था, क्योंकि वे मानती थीं कि उसी ने उनकी जान बचाई थी। बाद में न जाने किस तरह जूलियन ने कई रिपोर्टर्स का इंतजाम किया और उन्हें अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई कि उसने दोनों बहनों को आग से बचाया था। उसी दिन से क्लोई और एशली का यह विश्वास और मजबूत हो गया कि मैं एक चालाक और घटिया इंसान हूँ। तभी मुझे समझ आ गया कि मैं उनके लिए चाहे जितना भी कर लूं, उसे कभी याद नहीं रखा जाएगा और न ही वे कभी मेरे लिए जरा सा भी स्नेह महसूस करेंगी। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं खुद को बार बार अपमानित होने के लिए क्यों खड़ा करता? वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बचाया था। ठीक है। क्लोई का दिल थोड़ा पिघल गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, 2 दिन बाद जब मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब हम वेडिंग फोटोज खिंचवाने चलेंगे। तुम कहते थे ना कि तुम्हें सूट्स पसंद है, मैं खुद तुम्हें चुनने ले जाऊंगी। मैंने उसके उस अपनापन दिखाने वाले स्पर्श को देखा, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ घृणा थी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, वह जो चाहे योजना बना सकती थी। 2 दिन बाद मैं उस फोटो स्टूडियो के आसपास भी नहीं होने वाला था। मिलिट्री फैमिली हाउसिंग के बाहर जूलियन की परछाई तेजी से गुजरी। उसकी आंखों में गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने की अनुमति के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की। जब उसे रंगहीन तरल से भरी छोटी शीशी मिल गई तो उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। ईथन, जब तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, तब देखते हैं कि क्लोई को रिझाने के लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा। तभी रिकॉर्ड तैयार कर रहा ऑफिसर अचानक सिर उठाकर सामने आई महिला को सलाम करने के लिए खड़ा हो गया। सेक्रेटरी वैंस, उसने कहा, यह साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन की लेफ्टिनेंट क्लोई एंडरसन के फैमिली मेंबर कॉमरेड जूलियन क्रॉफ्ट हैं। उसके बगल में खड़े साथी ने तुरंत टोका, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? लेफ्टिनेंट एंडरसन के फैमिली मेंबर तो कॉमरेड ईथन मेसन है। जूलियन ने हैरानी से पूछा, ईथन मेसन कौन है? सेक्रेटरी वैंस ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फाइल निकलवा सकती हूँ। कुछ ही देर बाद एक मनीला एनवेलोप उसके हाथों में था। उसने फाइल को कसकर पकड़ा और बार बार उसमें लगी मेरी तस्वीर को देखने लगी। आखिरकार वह अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जल्दी से अपने ऑफिस लौटकर एक नंबर मिलाया। हेलो, कृपया ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी में डायरेक्टर मेसन के ऑफिस से बात कराइए। कुछ ही पल बाद दूसरी तरफ से एक अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी, सोफिया, क्या उस स्पाई के बारे में कोई खबर मिली? सोफिया के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। अंकल, इतने सालों बाद हमें आखिरकार ईथन मिल गया। दूसरी तरफ मौजूद डेविड मेसन यह सुनकर खुशी और हैरानी से भर गए। उन्होंने दोबारा पूछा, सोफिया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या वह सचमुच मेरा बेटा ईथन मेसन है? सोफिया की नजर अब भी तस्वीर पर टिकी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। डेविड मेसन की आवाज भर्रा गई। बहुत अच्छा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता। उस साल गांव में आई 100 साल की सबसे भयानक बाढ़ मेरी पत्नी और बेटे दोनों को बहाकर ले गई थी। मैंने पूरे 10 साल तक उन्हें ढूंढा और आज आखिरकार खबर मिली है। सोफिया, मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। हम ईथन को साथ लेकर घर लौटेंगे। अगले दिन छुट्टी पर चल रही क्लोई मुझे लेकर पुराने घर वापस आई। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमारी नजर पूरे लिविंग रूम पर पड़ी, जहां हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था और कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। एशली, जो अभी दोपहर काफी बीत जाने के बाद उठी थी, उसने मुझे देखा और रूखे अंदाज में कहा, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जल्दी करो और इस जगह को साफ करो, ये पूरी गंदी पड़ी है। मैं झाड़ू लेने के लिए मुड़ा, लेकिन क्लोई ने मुझे रोक दिया। गंदगी तुमने की है तो सफाई भी तुम ही करोगी। एशली ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। सिस, जब उसने देखा कि उसकी बहन मजाक नहीं कर रही थी तो उसने नाराजगी से झाड़ू उठा ली। लेकिन गंदगी सिर्फ मैंने ही नहीं की थी। मैंने उसकी बात सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया और क्लोई से कहा कि मुझे ऊपर जाकर कुछ लेना है। जब मैंने बेडरूम पैक किया था तब मैं सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान ही लेकर गया था।
सबसे जरूरी चीज अभी भी बिस्तर के नीचे रखी तिजोरी में छिपी हुई थी, लेकिन जब मैंने कॉम्बिनेशन लॉक खोला तो अंदर रखा जेड रिंग गायब था। मेरा दिल डूब गया और मैं घबराकर पूरे बेडरूम में उसे ढूंढने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद मैंने उसे कहीं गलत जगह रख दिया हो। दरवाजे से एक आवाज आई, कॉमरेड ईथन, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा तो जूलियन दरवाजे की चौखट से टिक कर खड़ा था। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया हुआ था और उसकी लंबी उंगली में चमकदार हरे रंग का जेड रिंग पहना हुआ था। मेरा दिल जोर से सिकुड़ गया। जूलियन, वह मेरा है। सच? रिंग पर तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं है। कैसे साबित करोगे कि यह तुम्हारा है? मुझे मिला है, इसलिए अब यह मेरा है। मेरी आवाज बेचैनी से कांप उठी। जूलियन, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन वह रिंग मुझे वापस दे दो। मुझे क्लोए चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम एंडरसन हाउस छोड़ दो और अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी क्लोए के सामने दिखाई मत देना। मैं हर बात मानता हूं। अब क्या तुम रिंग मुझे वापस दोगे? ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लो, वापस ले लो। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, हरे रंग की एक चमक नीचे फर्श पर गिर गई। एक पल के लिए मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ गया। फिर गुस्से ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने हाथ उठाकर जूलियन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा और सदमे में मुझे घूरने लगा। हरामी, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक और थप्पड़ मार दिया। जूलियन के मुंह से खून निकल आया और वह डर के मारे चिल्लाने लगा। क्लोई दौड़कर आई। जूलियन, तुम ठीक हो? क्लोई, मैं तो बस कॉमरेड ईथन के साथ मजाक कर रहा था। वह खुद रिंग पकड़ नहीं पाया और फिर अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? एशली भी दौड़कर आई और उसने मुझे 2 बार जोर से लात मारी। फिर उसने फटा हुआ रिंग उठा लिया। इस कबाड़ के टुकड़े के लिए तुमने जूलियन को मारा, कमीने? अब समझ में आया। क्या यह तुम्हारी किसी छिपी हुई प्रेमिका का गिफ्ट था? क्लोई का चेहरा बदल गया। उसने रिंग झपट लिया और तेजी से मेरे पास आई। ये तुम्हें किसने दिया? अभी बताओ। लात लगने से मेरी छाती में तेज दर्द हो रहा था। मैंने मुंह में भरा खून निगल लिया और जबरदस्ती एक बेपरवाह मुस्कान बनाई। तुम उसके नाम के लायक नहीं हो, कमीनी। तो सच में तुम मेरी बहन को धोखा देकर किसी दूसरी औरत के साथ थे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। एशली का चेहरा गुस्से से भरा था, जिसमें हल्की सी ऐसी चोट भी छिपी थी जिसे पहचानना मुश्किल था। क्लोई बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये तुम्हें किसने दिया? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और माँ के उस गर्म हाथ को याद किया जो मेरे सिर पर प्यार से फिरता था। हमारा ईथन बड़ा होकर किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा और पूरी जिंदगी खुश रहेगा, तभी तुम्हारी माँ चैन से रह पाएगी। मेरी आंख से एक आंसू बह निकला। मैंने मुंह खोला। यह मेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कोई भी थी। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, क्लोई एंडरसन के। अगले ही पल उसने जेड रिंग खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे मन में ऐसा लगा जैसे वह रिंग टूटकर धूल बन गया हो। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ भागा और दिल चीर देने वाली चीख निकाल दी। क्लोई और एशली स्तब्ध रह गईं और उनके चेहरे तुरंत बदसूरत पड़ गए। पछतावे से भरी क्लोई ने मेरे भावनात्मक टूटने के बीच मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी मजबूती से ठुकराया था और उसका दिल दर्द और दुख से भर गया। ईथन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी जल्दबाजी हो गई। मेरी आंखें खाली थीं। मैं शून्य में देखते हुए बुदबुदाया, बस एक और दिन। क्लोई की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, बस एक और दिन। ईथन, हम जल्द ही कानूनी रूप से पति पत्नी बनने वाले हैं। मैंने अपनी छाती पकड़ ली। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह से खींचकर निकाला जा रहा हो। क्लोई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। क्लोई का चेहरा उतर गया। क्या? ईथन, एप्लीकेशन पहले ही जमा हो चुकी है। तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, ऐसी बातें नहीं कह सकते। मैंने अपना पेट पकड़ लिया और लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहा हूँ, एप्लीकेशन रद्द करवाने। पहली बार मुझे इतना टूटा हुआ और बेबस देखकर एशली की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझे रोके। लाल आंखों वाली क्लोई ने मुझे पकड़ लिया। रुको ईथन, क्या तुम सच में शादी रद्द करने जा रहे हो? बिना पीछे मुड़े मैंने जवाब दिया। हाँ। क्लोई की पकड़ और कस गई। क्यों? अगर मैंने गलती से तुम्हारी माँ का रिंग फेंक दिया तो मैंने माफी तो मांगी थी, है ना? मैंने खुद पर हंसते हुए एक कड़वी हंसी छोड़ी। माफी? क्लोई, तुमने ही कहा था, अगर सिर्फ माफी से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत होती? पिछली बार जब जूलियन ने मुझ पर उसका ब्रूच चुराने का आरोप लगाया था, तब उसने निष्पक्षता दिखाने के नाम पर मुझे बाहर जाकर दूसरों के कपड़े धोकर पैसे कमाने और उसकी भरपाई करने के लिए मजबूर किया था। कड़ाके की सर्दी में सुबह से रात तक मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे पानी में भीगे रहते थे और मेरे चिलब्लेन्स मूली से भी बड़े होकर सूज गए थे। जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो मैंने उससे विनती की थी, प्लीज क्लोई, मैं अपनी गलती मानने और माफी मांगने को तैयार हूँ।
लेकिन उसने बस मुझे ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर माफी से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत होती। अब वही बात घूमकर उसके अपने दिल में आकर लगी थी। आखिर शब्द भी दिल को छलनी कर सकते हैं और उसे लगातार खून बहाने पर मजबूर कर सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। मुझे खो देने का डर क्लोई पर पूरी तरह हावी हो गया और उसने बिना हिचकिचाए मुझे बेडरूम में बंद कर दिया। मैंने कई बार पूरी ताकत से डोर नॉब घुमाया और दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारे। क्लोए, मुझे बाहर जाने दो। ईथन, बस थोड़ा आराम करो, कल मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही तुम आजाद हो जाओगे। इतना कहने के बाद दरवाजे के बाहर से 3 लोगों के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। मैं दरवाजे से टिक गया और धीरे धीरे फर्श पर फिसल कर बैठ गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही क्लोई ड्यूटी पर चली गई और एशली स्कूल चली गई, जबकि जूलियन मुझे देखने के लिए घर पर रुक गया। जूलियन ने सावधानी से कैबिनेट से सल्फ्यूरिक एसिड निकाला। वह मुस्कुराया, ईथन, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। ताले के खुलने की आवाज से मेरी नींद टूटी। मैं इतना कमजोर था कि सामने क्या है यह भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। जूलियन धीरे धीरे आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। कॉमरेड ईथन, क्लोई ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को कहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, हर बीमारी का इलाज। आजमाना चाहोगे? उसने एसिड की शीशी मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी आवाज लालच से भरी हुई थी। इसे पी लो, एक बार ठीक हो गए तो आखिरकार क्लोई से हमेशा के लिए बच निकलोगे। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं और मैंने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन बेस में क्लोई नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दे रही थी कि तभी अचानक बिना किसी वजह के उसके दिल में घबराहट की एक तेज लहर उठी, जिससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। एक एड तुरंत उसे संभालने के लिए दौड़ पड़ा। लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? क्लोई ने सिर हिलाया और दोबारा बोलने ही वाली थी, लेकिन एक के बाद एक बढ़ती हुई हार्ट पैल्पिटेशंस ने उसके लिए काम करना असंभव बना दिया। उसने जल्दी से अपनी ट्रेनिंग बटालियन कमांडर को सौंप दी और खुद गाड़ी चलाकर घर की ओर निकल पड़ी। उसी समय एशली भी तेजी से घर लौट रही थी। दोनों एक चौराहे पर मिली। सिस, तुम वापस क्यों आ गई? मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं ईथन को देखने वापस आई हूँ। जैसे ही वे दोनों आंगन में प्रवेश करने वाली थीं, तभी काले रंग की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने एक महिला बगल की गली से बाहर आई। एक्सक्यूज मी, क्या ईथन मेसन यहीं रहता है? तुम कौन हो और उससे क्या काम है? एशली ने पूछा। आप लेफ्टिनेंट एंडरसन होंगी, उस महिला ने कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सोफिया वैंस है और मैं कॉमरेड ईथन मेसन की फियांसे हूँ। क्लोई ने तुरंत सिर उठाया और उसकी आंखें तलवार जैसी तेज हो गईं। कॉमरेड वैंस, ऐसी बातें यूं ही मत कहिए। ईथन मेरे पति हैं। आज ही हमारी मैरिज एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने वाली है। लेफ्टिनेंट, इतनी निश्चित मत बनिए, अभी तक अप्रूव तो नहीं हुई है ना? सोफिया के लापरवाह लहजे ने क्लोई को गुस्से से भर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं ईथन को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगी। ईथन एक एडल्ट है, वह अपने फैसले खुद लेता है। वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इतने सालों तक हमारे परिवार की पूरी निष्ठा से सेवा करने के बाद वह हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? एशली ने पलटकर कहा। ये बात तो आपने खुद कही, आपका परिवार। जब आपने ईथन को कभी अपना परिवार माना ही नहीं, तो उसे अपने साथ ले जाने में क्या गलत है? वह हमारी एक बात पर कहीं नहीं जाएगा। वह सबसे ज्यादा मेरी और मेरी बहन की बात मानता है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ईथन के पास आपकी हर बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? सोफिया ने एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाते हुए पूछा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्लोई और एशली ने डॉक्यूमेंट की बातें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उनकी नजर आखिर में लिखी तारीख और मेरे सिग्नेचर पर पड़ी, उनके दिमाग सुन्न पड़ गए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 5 साल तक मुझे एंडरसन बहनों की हर जरूरत पूरी करनी होगी। उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा और सबसे जरूरी, हर हाल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो इन पूरे 5 सालों में हमारे लिए उसका असीम प्यार सब झूठ था। क्लोई को पिछले कुछ दिनों से मेरे द्वारा बार बार गिने जा रहे काउंटडाउन की याद आ गई और उसका दिल दर्द से मरोड़ खाने लगा। मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था, इसलिए समय पूरा होते ही मैं वहां से जाने के लिए इतना बेचैन था। अगर उसने कल मुझे कमरे में बंद न किया होता तो आज जब वह ड्यूटी से लौटती तब तक मैं बिना कोई निशान छोड़े जा चुका होता। ये सोचते ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को कसकर पकड़ लिया और मुझे रोकने के लिए घर के अंदर भागने ही वाली थी कि तभी दूसरी मंजिल की खिड़की खुली और एक परिचित आकृति टूटी हुई तितली की तरह नीचे गिर गई। ईथन! क्लोई और एशली मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन सोफिया उनसे भी तेज थी। एक ही पल में उसने मुझे पकड़ लिया और संभाल लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और पूरी ताकत से सोफिया के कॉलर को पकड़ लिया। प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है ईथन, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। कॉमरेड वैंस, तुम मेरे परिवार के सदस्य को कहाँ ले जा रही हो? क्लोई ने पूछा।
सोफिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चलती रही। क्लोई पूरी तरह घबरा गई। तुम किस मिलिट्री रीजन से हो? तुम्हारी रैंक मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। ईथन को ले जाने का तुम्हें क्या अधिकार है? तभी सामने से एक गंभीर और स्थिर आवाज आई, और अगर अपने बेटे को मैं खुद ले जा रहा हूँ तब भी क्या तुम मुझे रोकोगी लेफ्टिनेंट? क्लोई ने तुरंत सिर उठाया। उस आदमी की वर्दी पर लगे अनगिनत मेडल्स देखकर उसकी आंखें ठहर गईं। वह उसे पहचान गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलिट्री कमांडर्स में वह सबसे ऊंचे जनरल के ठीक बगल में बैठा था। वह शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर था। लेफ्टिनेंट एंडरसन, इतने वर्षों तक मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अब मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। डायरेक्टर मेसन, ईथन और मेरी शादी हो चुकी है। डेविड मेसन ने हल्का सा सिर घुमाया और एक एड ने क्लोई के हाथ में मैरिज एप्लीकेशन रख दी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नॉट अप्रूव्ड। वे शब्द उसकी आंखों में जैसे झल कर उतर गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मेरे ईथन को मत ले जाइए। सोफिया ने मुझे सहारा देकर कार में बैठा दिया। तभी एक पीला पड़ा हाथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैंने गहरी सांस ली, बैठ गया और क्लोई व एशली की तरफ देखा। लेफ्टिनेंट एंडरसन, 5 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। एंडरसन परिवार का मेरा कर्ज अब चुक गया है। इतना कहकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कार का दरवाजा बंद कर दिया। उस पल से मेरे सामने खुला आसमान और विशाल समंदर था। अब मैं उन दोनों से कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन किसे पता था कि मेरे जाने के बाद एंडरसन बहनें अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगी। सिस, ईथन चला गया, चलो वापस चलते हैं। कार के जाने के बाद क्लोई पूरे 3 घंटे तक उसी चौराहे पर खड़ी रही। उसने मैरिज एप्लीकेशन को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। सिस, वह तो बस एक मुफ्त का हाउसकीपर था। उसके चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? वह हमारे साथ इतना अच्छा सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम लेफ्टिनेंट हो। अब जब उसे अपने से ऊंचे पद वाला पिता मिल गया है तो वह निश्चित ही अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहता है। मुझे तो अब भी लगता है कि तुम्हारी और जूलियन की जोड़ी ज्यादा अच्छी है। उसका चले जाना तो और भी अच्छा हुआ। अब जूलियन के लिए जगह बन गई। पहली बार क्लोई ने एशली की तरफ इतनी भयानक नजरों से देखा। एशली, ईथन ही तुम्हारा इकलौता ब्रदर इन लॉ है। एशली चौंक गई और बुदबुदाई, लेकिन वह तो चला गया। क्लोई मुड़ी और वापस घर के अंदर चली गई। जूलियन ड्राइंग रूम में बैठा संतरे खाते हुए टीवी देख रहा था। दोनों बहनों को देखते ही वह मुस्कुरा उठा। क्लोई, एशली, तुम लोग आखिरकार वापस आ गईं। क्लोई ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। जूलियन, आज घर पर सिर्फ तुम और ईथन थे। ईथन ने दूसरी मंजिल से छलांग क्यों लगाई? क्या तुमने? जूलियन के चेहरे पर तुरंत बेगुनाही का भाव आ गया। क्लोई, तुम मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हो? मैंने आज खाना बनाया था और कॉमरेड ईथन के लिए ऊपर ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खुला देखा वह पूरी कोशिश से बाहर भागने लगा। मुझे डर था कि अगर वह चला गया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मेरा ध्यान हटा उसने मुझे धक्का दिया और खिड़की से कूद गया। यह कहते हुए जूलियन ने अपने माथे पर पड़ा नीला निशान दिखाया। मैं उसे रोक नहीं पाया, उल्टा उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर कैबिनेट से टकराया और मैं बेहोश हो गया। अभी अभी होश आया है। क्लोई की आंखों में मौजूद शक धीरे धीरे मिटता देखकर उसका हौसला और बढ़ गया। वह उसके पास आकर बोला, क्लोई, कॉमरेड ईथन का ध्यान न रख पाना मेरी गलती है, मुझे सजा दो। क्लोई उससे नाराज नहीं हो सकी। जूलियन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये एंडरसन परिवार और ईथन के बीच का मामला है। फिर उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और यह कहकर दिलासा दिया कि उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। जूलियन अंदर ही अंदर बेहद खुश था। जब यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था तो क्लोई, तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें उससे कोई भावना नहीं थी। उसका चले जाना सबके लिए बेहतर है। क्लोई का चेहरा और भी सख्त हो गया। कोई जवाब न मिलने पर जूलियन असहज हो गया और उसने जल्दी से एशली को इशारा किया कि वह उसकी मदद करे, लेकिन एशली की तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। किसने कहा कि मुझे उससे कोई भावना नहीं है? क्लोई ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं उसे ढूंढकर वापस लेकर आऊंगी। इस जिंदगी में मैं, क्लोई एंडरसन, सिर्फ ईथन मेसन से ही शादी करूंगी। जूलियन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बिल्कुल पीला पड़ गया। अगली सुबह एशली उनींदी हालत में उठी, दरवाजा खोला और चिल्लाई, ईथन, नाश्ता कहाँ है? मुझे देर हो रही है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना कहते ही उसे कल की बातें याद आ गईं और उसने अनजाने में मास्टर बेडरूम की तरफ देखा। क्लोई पहले ही अपनी यूनिफॉर्म पहन चुकी थी और दरवाजे पर गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। तभी नीचे से एक नरम आवाज आई, क्लोई, एशली, नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं और वे जल्दी से नीचे दौड़ीं, लेकिन डाइनिंग टेबल के पास जूलियन को खड़ा देखकर दोनों के चेहरों पर गहरी निराशा छा गई। उनकी प्रतिक्रिया देखकर जूलियन भीतर ही भीतर दांत पीसने लगा। क्लोई, एशली, मैंने एग कॉन्जी बनाई है।
आओ नाश्ता कर लो, उसने उत्साह से उनके लिए परोसते हुए कहा। क्लोई, मैंने पहली बार खाना बनाया है, प्लीज छक्कर देखो। क्लोई की नजर तुरंत कॉन्जी में पड़ी हरी प्याज पर गई और उसने भौहें सिकोड़ लीं। मैं प्याज नहीं खाती, तुम भूल गए। आई एम सॉरी क्लोई, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी बोल बना देता हूँ। रहने दो, मैं मेस हॉल में खा लूंगी, मैं जा रही हूँ। क्लोई बिना रुके सीधे बाहर निकल गई। जूलियन की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए एशली ने जल्दी से एक बड़ा कौर मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसने सब कुछ थूक दिया। एशली, क्या हुआ? अंडे के छिलके का बड़ा टुकड़ा मेरे गले में चुभ गया। बेस के मेस हॉल में क्लोई ने स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा खाया। मुझे लेकर उसकी तड़प समुद्र की लहरों की तरह लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछली रात उसने मेरी चीजों में कोई नोट मिलने की उम्मीद से सब कुछ तलाशना चाहा था, लेकिन उसे पता चला कि मैं जाने कब अपना सारा सामान हटा चुका था। मैंने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा था, जैसे मैं वहां कभी रहा ही न हूं। वह एक पल भी शांत नहीं बैठ सकी और भागकर बेस कमांडर के ऑफिस पहुंच गई। कमांडर, मैं वॉशिंगटन डीसी मिलिट्री रीजन में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं डिमोशन स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ। कमांडर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कॉमरेड एंडरसन, क्यों? तुम्हारी माँ और बहन यहीं हैं, फिर भी तुम डीसी जाना चाहती हो? कमांडर, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी और वह डीसी चला गया। क्या तुम्हारी मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई थी? क्लोई, अगर ऊपर वालों ने मंजूरी नहीं दी तो जरूर उन्हें लगा होगा कि वह आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। हमारी यूनिट में बहुत अच्छे पुरुष हैं। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो उनमें से किसी के बारे में सोच सकती हो। कमांडर, इस जिंदगी में वही मेरे लिए एकमात्र व्यक्ति है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए। लंबी चुप्पी के बाद कमांडर ने आह भरी और एक टेलीग्राम निकालकर उसके सामने रख दिया। क्लोई, बात यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है। अगले 5 साल तक तुम्हारा साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये शब्द क्लोई पर बिजली गिरने जैसे गिरे और उसकी गर्व से सीधी खड़ी रीढ़ झुक गई। क्या वह सचमुच उससे इतना दूर भागना चाहता था? उसी शाम जूलियन क्लोई को लेने आया और आते ही उसने उसे पूरी तरह टूटा हुआ देखा। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। क्लोई, क्या आज काम ठीक नहीं रहा? क्लोई कुछ कह पाती उससे पहले उसके अधीन एक गुजरते हुए सोल्जर ने आवाज लगाई। हेलो, लेफ्टिनेंट के ब्रदर इन लॉ। क्लोई ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। वे बस मजाक कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जूलियन ने जवाब दिया। क्लोई, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जब मैं विदेश में था तो हमारी यादें ही मुझे जीने की ताकत देती थीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए कितना तरसा हूँ। जैसे ही जूलियन ने क्लोई को गले लगाने की कोशिश की, उसने ठंडेपन से उसे दूर धकेल दिया। जूलियन, जो कुछ भी हमारे बीच था वह अब अतीत की बात है। इन दिनों बेस में बहुत मिशंस हैं और तुम्हें भी अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई जरूरी बात हो तो मेरे ऑफिस में कॉल कर देना। जूलियन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, जब तक कोई बहुत जरूरी बात न हो उसे क्लोई के सामने नहीं आना चाहिए। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्लोई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अपने सारे वादे भूल गई हो? क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें और एशली को उस आग से बचाया था? ईथन मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? वह तो कभी स्कूल भी नहीं गया, बस गांव का एक अनपढ़ आदमी है। तुम मेरे बजाय उसे चुन रही हो? अपने सामने बेकाबू हुए जूलियन को देखकर क्लोई को अचानक लगा जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। अगर तुम पर हमारा जान बचाने का एहसान न होता तो मैं तुम्हें इतने समय तक कभी बर्दाश्त नहीं करती। चाहे ईथन किसी भी बात में तुम्हारी बराबरी न कर सके, फिर भी मैं उसी से प्यार करती हूँ। जूलियन पूरी तरह टूट चुका था और मायूस होकर घर लौटा। मेल बॉक्स में यूनाइटेड स्टेट्स से आई एक चिट्ठी पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर की तस्वीर देखकर वह इतना डर गया कि फोटो उसके हाथ से छूटकर गिर गई। मेरे बेटे को मत मारो। तस्वीर में 3 साल का एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा था, जिसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। जूलियन ने दर्द से तड़पते हुए तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया। लियो, इंतजार करना, डैडी तुम्हें घर वापस लेकर आएगा। कई दिनों से क्लोए ने जूलियन को नहीं देखा था और उसने यही समझा कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगले हफ्ते छुट्टी लेकर मुझे ढूंढने जाएगी। वॉशिंगटन डीसी की ट्रेन टिकट खरीदने के बाद उसने मेरे लिए तोहफे तैयार करने शुरू कर दिए। वह सोच रही थी कि जब मैं उन तोहफों को देखूंगा तो मेरे चेहरे पर कितनी खुशी होगी, और ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली, उसने आसपास लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में अखबार में छपा था? हाँ, वही ऑफिसर जिसने अपने वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़कर एक बड़े अधिकारी के बेटे को चुन लिया। दिखने में तो कितनी शरीफ लगती है, लेकिन इसका दिल कितना बुरा है। क्लोए उन लोगों से जवाब मांगने ही वाली थी कि तभी एशली दौड़ती हुई आई और उसे रोक लिया। दीदी, बहुत बुरा हो गया, ये न्यूज़पेपर देखो। क्लोए ने अखबार लिया और फ्रंट पेज की हेडलाइन पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। आग में हीरो बना समर्पित बॉयफ्रेंड, अमीर परिवार के वारिस के लिए छोड़ दिया गया जिसने मौके का फायदा उठाया। लेख में जूलियन और क्लोए के लिए नकली नाम इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन मेरा नाम ईथन मेसन पूरा का पूरा छापा गया था। इस छोटे से समुदाय में हर किसी को तुरंत समझ आ गया कि यह कहानी किसकी है।
जितना क्लोए पढ़ती गई उसका चेहरा उतना ही सख्त होता गया। ये पूरी तरह झूठ है। ये किसने लिखा है? उसे मेरे सामने लाओ। एशली घबराहट से पसीने पसीने हो रही थी। दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। कमांडर का घर पर फोन आया था। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। कमांडर ने न्यूज़पेपर को अपनी मेज पर जोर से पटका और गरजते हुए कहा, क्लोए एंडरसन, इसका मतलब क्या है? तुमने पूरी मिलिट्री की बदनामी कर दी है। ये डांट सुनकर क्लोए कांप उठी। कमांडर, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगी। कमांडर ने गुस्से में कहा, अब जांच से क्या होगा? सबसे पहली प्राथमिकता जनता की राय बदलना है। तुम खुद बताओ, अब क्या किया जाए? क्लोए ने जवाब दिया, मैं खुद न्यूज़पेपर में स्पष्टीकरण प्रकाशित करवाऊंगी। कमांडर ने सिर हिलाया। जब तक तुम्हारा स्पष्टीकरण छपने की मंजूरी पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी कमरे का तनाव एक साफ आवाज से टूट गया। कमांडर क्लोई, मेरे पास एक समाधान है। क्लोए ने मुड़कर देखा। जूलियन खड़ा था और उसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। यह रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, तुम अंदर कैसे आए? दीदी, जूलियन को मैं अंदर लाई हूँ, एशली ने कहा। जूलियन बोला, एशली ने मुझे सब कुछ बताया, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। क्लोए ने पूछा, तुमने किस समाधान की बात की? जूलियन ने बिना झिझक कहा, मुझसे शादी कर लो। जैसे ही हमारी शादी होगी सबको सच्चाई पता चल जाएगी। क्लोए ने सपाट आवाज में कहा, नामुमकिन। क्लोए, मैं सिर्फ इस मुश्किल से तुम्हें निकालना चाहता हूँ। बाहर जो अफवाहें फैल रही हैं वे बहुत भयानक हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इनके बारे में पता चल गया और उन्होंने तुम पर अनुचित रिश्तों का आरोप लगा दिया तो। क्लोए चुप हो गई। उसका निश्चय डगमगाने लगा। जूलियन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, जहां तक ईथन की बात है वह अब डीसी में है। वहां उसे कौन जानता है या उसके बारे में कौन बातें करेगा? इस समय सबसे जरूरी तुम्हारी रेपुटेशन बचाना है। वॉशिंगटन डीसी में मेसन परिवार के घर पर मैं न्यूज़पेपर हाथ में लेकर अपने पिता के स्टडी रूम में गया तो देखा कि सोफिया वैंस भी वहीं मौजूद थीं। ईथन, क्या हुआ? मैंने सोफिया की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं डैड। सेक्रेटरी वैंस, आप लोग अपना काम जारी रखिए। सोफिया ने पूछा, ईथन, क्या ये न्यूज़पेपर वाली बात है? मैंने नजरें झुका लीं और धीरे से सिर हिला दिया। मुझे लगा था कि एंडरसन परिवार को छोड़ देने के बाद क्लोए और जूलियन मुझे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे बदनाम करने के लिए इतनी नीच हरकत करेंगे। मेरे पिता बोले, सोफिया को इस बारे में पता चल गया था और उसने तुरंत इसे संभाल लिया। वह अभी मुझे पूरी जानकारी दे रही थी। क्या तुम सुनना चाहोगे? मैं हैरान रह गया। संभाल लिया? सोफिया ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैंने उस पत्रकार को ढूंढ लिया जिसने यह आर्टिकल लिखा था। उसने कबूल कर लिया कि उसके पीछे कौन था और उसने मुझे एक पुरानी घटना के बारे में भी बताया। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उस समय जब तुम एंडरसन बहनों को बचाने के लिए आग में कूदे थे तब जूलियन क्रॉफ्ट ने उसका सारा श्रेय खुद ले लिया था। मेरी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तो ये सब जूलियन की पहले से बनाई हुई योजना थी, है ना? सोफिया ने नरम आवाज में कहा, इन सारे वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। पहली बार मैंने इतनी पीड़ा के साथ कहा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मेरे पिता और सोफिया ने मुझे गहरी सहानुभूति से देखा। डरो मत ईथन, अब से तुम्हारे साथ डैड और सोफिया हैं। हम तुम्हारे साथ फिर कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और जहां तक जूलियन क्रॉफ्ट की बात है, मैंने उसे पहले ही गिरफ्तार करवा दिया है। अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मिलते ही स्थानीय पुलिस चीफ ने तुरंत अधिकारियों को भेज दिया। 2 पुलिस कार सीधे साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन के परिसर में दाखिल हुई। कमांडर के ऑफिस में जूलियन अब भी क्लोए के जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही क्लोए हामी भरने वाली थी, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। पुलिस ऑफिसर्स अंदर आए और सीधे जूलियन के सामने जाकर खड़े हो गए। जूलियन क्रॉफ्ट, तुम पर प्रेस के जरिए मानहानि और अफवाहें फैलाने का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग करने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जूलियन के पैरों से जैसे जान निकल गई और वह लगभग गिर पड़ा। वह घबराकर हकलाया, मैंने नहीं किया। मैं किसी की बदनामी कैसे कर सकता हूँ? वह रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी। उसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो खुद पीड़ित हूँ। क्लोए पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने सहज रूप से जूलियन का बचाव किया। ऑफिसर्स, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एशली भी बोली, हाँ, जूलियन ऐसा कैसे कर सकता है? एक ऑफिसर ने सख्त स्वर में कहा, लेफ्टिनेंट एंडरसन, हमें जूलियन क्रॉफ्ट के साथ आपके करीबी संबंधों की जानकारी है, लेकिन कृपया अपनी निजी भावनाओं को सरकारी काम में बाधा मत बनने दीजिए। क्लोए ने नाराज होकर कहा, ऑफिसर, ये कैसा रवैया है? क्या मुझे एक उचित सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? ऑफिसर ने जवाब दिया, लेफ्टिनेंट, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो गवाह की गवाही खुद सुन लीजिए। तभी 2 ऑफिसर्स एक दुबले पतले आदमी को अंदर लेकर आए। उसे देखते ही क्लोए चौंक गई। जर्नलिस्ट मिलर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट एंडरसन, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। कृपया मुझे फांसी मत दिलवाइए। वह रिपोर्ट जूलियन क्रॉफ्ट ने मुझसे लिखवाई थी। उसने मुझे $5 दिए थे और कहा था कि मैं हर हाल में आपकी रेप्यूटेशन खराब करूं, हर तरफ बदनामी फैला दूं, ताकि उसे आपसे शादी करने का मौका मिल सके।
और आग से आपको बचाने वाली कहानी भी उसी ने पैसे देकर मुझसे लिखवाई थी। वह पूरी तरह फेक न्यूज थी। क्लोए की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह झपट कर आगे बढ़ी और मिलर की कॉलर पकड़ ली। तुमने क्या कहा? मिलर कांपते हुए बोला। उस दिन आपको और आपकी बहन को बचाने वाला इंसान ईथन मेसन था। जूलियन क्रॉफ्ट ने पूरी साजिश रची थी ताकि उसका श्रेय चुराकर आपके करीब आ सके। जूलियन घबराकर चिल्लाया, नहीं क्लोए, ये कमीना मुझे बदनाम कर रहा है, इसकी बात मत सुनो। क्लोए के सिर में तेज दर्द उठा। अचानक उस दिन का दृश्य उसकी आंखों के सामने साफ होने लगा। भयानक आग की लपटों के बीच एक आदमी बिना एक पल रुके उसकी ओर दौड़ा था। इस बार वह उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। वह ईथन था। क्लोई, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे और एशली को रेस्टोरेंट से बाहर खींचा था और जब दोनों सुरक्षित हो गईं, तब मैं खुद उनके पास गिर पड़ा था। क्लोए की आंखें आग की तरह लाल हो गईं। वह दौड़कर जूलियन के पास पहुंची और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू नीच इंसान, मेरी आंखों में धूल झोंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जूलियन ने जलते हुए गाल को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर हैरानी और शिकायत दोनों थीं। क्लोए, तुमने मुझे मारा? तुम सिर्फ इसकी बातों पर यकीन करके मुझ पर शक कर रही हो। क्लोए गुस्से से कांप रही थी। ईथन को तुमने मुझसे दूर किया। तुमने जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश रची ताकि मैं उसे गलत समझूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जूलियन की आंखें भी लाल हो गईं। क्लोई, मान लो मैंने उसे फंसाया भी था, लेकिन ये मत भूलो कि ईथन को सबसे ज्यादा तकलीफ तुम दोनों ने दी थी। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो, असली गुनहगार तुम लोग हो। क्लोए का पूरा शरीर जड़ हो गया। वह जानती थी कि यह सच था। ईथन पर भरोसा न करना और उसकी कभी कद्र न करना ही वह वजह थी जिसने उसे इतनी दृढ़ता से हमेशा के लिए छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया। क्लोए कमांडर की ओर मुड़ी। कमांडर, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी चाहती हूँ। मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है। मुझे अभी ईथन के पास जाना होगा। मुझे उससे सामने खड़े होकर माफी मांगनी है और वह आई लव यू कहना है, जो मैं इतने वर्षों से उसे नहीं कह पाई। जब मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, तभी सामने से आती हुई सोफिया वैंस से मेरी टक्कर हो गई। हेलो सेक्रेटरी वैंस। सोफिया मुस्कुराई। ईथन, तुम मुझे सिर्फ सोफिया कह सकते हो। मैंने अपनी बचपन की सबसे करीबी दोस्त को देखा, जो मेरे दूर रहने के दौरान एक लंबी और बेहद खूबसूरत महिला बन चुकी थी। वहीं मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के वे 5 बेकार साल मुझे उससे और भी दूर ले गए थे। मैंने अपने दिल में उठ रही हीन भावना को दबाया और धीरे से कहा, यह ठीक नहीं होगा। हम दोनों बर्फ में चुपचाप साथ चलते रहे। रास्ते में 2 स्नोमैन के पास से गुजरते हुए मैं अनायास रुक गया। सोफिया ने मुस्कुराकर पूछा, खेलना चाहोगे? मैंने आदतन सिर हिला दिया। पिछले 5 वर्षों में मैं हमेशा काम में ही व्यस्त रहा था। एंडरसन परिवार के घर के अंदर और बाहर संभालने के लिए अनगिनत जिम्मेदारियां थीं। धीरे धीरे मैं यह तक भूल गया था कि मजे करना कैसा होता है। फिर भी क्लोई और एशली की नजरों में मैं हमेशा एक उबाऊ इंसान था जो सिर्फ घर के काम करने के लायक था। सोफिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टर मेसन पूछेंगे तो मैं संभाल लूंगी, डरो मत। उसकी हथेली की गर्माहट ने मुझे चौंका दिया और वही गर्माहट मेरे सीने में भी फैल गई, जैसे 7 या 8 साल के बच्चे करते हैं। हमने अपने कोट के बटन तोड़कर स्नोमैन की आंखें बना दी और उसके मजेदार रूप को देखकर दिल खोलकर हंस पड़े। जब तक हम घर पहुंचे, मेरे पिता रात का खाना खा चुके थे। हमारी बिखरी हुई हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों को किसी ने लूट लिया? सोफिया और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैं हंस पड़ा। डैड, सेक्रेटरी वैंस और मैं स्नोमैन बना रहे थे। मेरे पिता ने हमें गर्म करने के लिए गर्म चाय डाली। यंग लेडी, क्या तुम ईथन को कुछ ज्यादा सभ्य काम के लिए नहीं ले जा सकती थी? मुझे लगा था कि तुम दोनों अब छोटे बच्चे नहीं रहे जो इधर उधर दौड़ते फिरो। ये बात आप कह रहे हैं? पिछले साल आपने जवान सैनिकों के साथ स्नोबॉल फाइट की थी और अपनी कमर ही खराब कर बैठे थे। सोफिया ने हंसते हुए जवाब दिया। सोफिया समझ गई कि अब रुकने का समय है और मेरी तरफ मुड़कर बोली, क्या तुम कल मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। सोफिया मेरे घर पर रात का खाना खा कर गई और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। अलविदा सोफिया, कल मिलते हैं, उसने मुझे सुधारा। स्वीट ड्रीम्स ईथन। हमारी ये छोटी सी बातचीत मेरे पिता ने देख ली। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ईथन, तुम्हें सोफिया कैसी लगती है? मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह सच में बहुत अच्छी है। मेरे पिता ने मेरे कंधे पर थपकी दी। इन सारे सालों में उसने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। उसकी यूनिट का जब भी कोई आदमी उसे प्रपोज करता, वह कह देती कि उसका दिल पहले ही किसी का हो चुका है। मैं बता सकता हूँ कि सोफिया सच में तुम्हारी परवाह करती है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया
सोफिया इतनी अच्छी इंसान थी, मैं उसे कभी कैसे भूल गया। अगले दिन मैं जल्दी तैयार होकर दरवाजे पर उसका इंतजार करने लगा। ईथन, मैंने सिर उठाया। आज सोफिया ने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसने काले ओवरकोट के नीचे एक ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। सोफिया ने मुझे ध्यान से देखा। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैं पहली बार मूवी देखने जा रहा हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाऊं। तो फिर मुझे उस मूवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा चेहरा गर्म हो गया और मेरी नजरें नरम पड़ गईं। मैं कुछ और कह पाता, उससे पहले एक साफ आवाज सुनाई दी। ईथन, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्लोई तेज कदमों से हमारी तरफ आई। मुझे देखकर उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। ईथन, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तुम इतने बदल गए हो। मैंने उसकी बढ़ी हुई बांह से ठंडे भाव से किनारा कर लिया और कुछ नहीं कहा। मेरे इस ठंडे रवैये ने क्लोई को चुभन पहुंचाई। ईथन, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है लेफ्टिनेंट? सोफिया ने बीच में कहा। यही ईथन का असली घर है। क्लोई की नजर हमारे जुड़े हुए हाथों पर पड़ी और उसने जलन में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कॉमरेड वैंस, एक पुरुष और एक महिला को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ईथन का हाथ छोड़ दीजिए। लेफ्टिनेंट एंडरसन, अब नया दौर है। अपनी पुरानी सोच से ईथन की सोशल लाइफ को मत बांधिए। मैंने सोफिया का हाथ हल्के से थपथपाया और उसके पीछे से बाहर आ गया। मुझे अपनी तरफ आते देखकर क्लोई खुशी से भर उठी। ईथन, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं रह सकते। मुझे जूलियन के सारे बुरे कामों के बारे में पता चल गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उसकी खुद को सही साबित करने वाली बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। अब भी वह सारा दोष जूलियन पर डाल रही थी और अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। क्लोई, उस दिन मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। कृपया मेरी जिंदगी में आकर मुझे परेशान मत करो। ईथन, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। क्या तुम मुझे उसे सुधारने का सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते? मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी मैरिज एप्लीकेशन जमा कर दूंगी। अब से मैं पूरे दिल से सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। क्लोई, मुझे इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं है। ये सब बातें तुम जूलियन के लिए बचा कर रखो। ईथन, क्यों? पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वह सही कह रही थी। पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मैं सिर्फ क्लोई के आदेश मानता था। अपना पूरा दिन उसके इर्द गिर्द बिताता था। उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसके गुस्से और ठंडे व्यवहार को बिना शिकायत सहता रहता था। लेकिन मेरी वह गिड़गिड़ाहट, जिसने मुझे मिट्टी से भी ज्यादा छोटा बना दिया था, बदले में मुझे सिर्फ जहरीली गालियां और टूटी हुई पसली देकर गई। अब मैं उसे सिर्फ अपने झेले हुए दर्द का 10,000वां हिस्सा ही दिखा रहा था और वह उसे भी सहन नहीं कर पा रही थी। ये सचमुच घिनौना था। ईथन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। देखो, तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हें कुछ और खरीद दूंगी। क्लोई घबराहट में कई गिफ्ट बॉक्सेस निकालने लगी। ये वही सूट है जो तुम चाहते थे, और वे रोजेस जिन्हें उगाने की तुमने कोशिश की थी, और वे चेस्टनट पेस्ट्रीज जिन्हें तुम हमेशा खरीदा करते थे। मेरे चेहरे पर सिर्फ गहरी निराशा थी। क्लोई, ये सूट उस पहली और आखिरी बार का है जब तुम मुझे शॉपिंग पर ले गई थी। मुझे यह चाहिए था, लेकिन तुमने अपने सारे पैसे जूलियन के लिए एक महंगा कोट खरीदने में खर्च कर दिए। मैंने रोजेस इसलिए लगाए क्योंकि तुम्हें वे पसंद थे, और तुम्हें वे सिर्फ इसलिए पसंद थे क्योंकि जूलियन को पसंद थे। और आखिर में, क्लोई, पूरे 5 साल बाद भी तुम्हें यह नहीं पता कि मुझे चेस्टनट से एलर्जी है? क्लोई की आंखें खाली सी रह गईं। तुम्हें चेस्टनट से एलर्जी है? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था, उसी दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। पेस्ट्रीज का पूरा डिब्बा जमीन पर गिर गया था। अफसोस की बात थी, तुम उन्हें वापस ले जाकर एशली को खिला सकती थीं। उस एक वाक्य ने क्लोई के दिल को जैसे 1000 टुकड़ों में काट दिया। ईथन को चेस्टनट से एलर्जी थी, फिर भी वह उन्हें हमेशा खरीदता था क्योंकि एशली को वे पसंद थे। मुझे माफ कर दो। मैंने और कुछ नहीं कहा। धीरे से अपना हाथ सोफिया के हाथ से छुड़ाया और बिना एक शब्द बोले क्लोई के पास से आगे बढ़ गया। मूवी थिएटर तक पहुंचने के बाद भी मेरा मन भारी था। सोफिया मुझे हमारी सीटों तक ले गई और तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि हम कौन सी मूवी देखने आए थे। ये कौन सी मूवी है? एक फॉरेन क्राइम फिल्म है जो एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के बारे में है। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट? मेरी जिज्ञासा जाग उठी और मैंने तुरंत क्लोई से जुड़ी सारी बातें मन से निकालकर पूरी तरह मूवी पर ध्यान लगा दिया। फिल्म में उस पैथोलॉजिस्ट का तेज, प्रोफेशनल रवैया मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गया। थिएटर से निकलने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचता रहा। सोफिया हंसते हुए बोली, क्या फोरेंसिक पैथोलॉजी के प्रोफेशन से प्यार हो गया? मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने सिर हिलाया। मुझे लगता है ये बहुत खास और अर्थपूर्ण काम है। मैं फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ईथन, तुम बहुत होशियार हो। मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। लेकिन मैंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। मुझे डर है कि मैं इसकी पढ़ाई के योग्य नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है और सोफिया मुझे सीधे DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ले गई।
वहां एक बुजुर्ग फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने मुझे सुई में धागा डालते और स्कैल्पल को बेहद स्थिर हाथों से संभालते देखा। उन्होंने बार बार मेरी तारीफ की और तुरंत मुझे अपना निजी अप्रेंटिस बनाने की इच्छा जताई। मैंने हैरानी से सोफिया की तरफ देखा। उस बुजुर्ग पैथोलॉजिस्ट ने पूछा, क्या बात है नौजवान, क्या तुम तैयार नहीं हो? मैं तैयार हूँ डॉक्टर, भले ही अभी मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपसे पूरी मेहनत से सीखूंगा। तो फिर कल से मेरे अप्रेंटिस के रूप में काम शुरू कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूँ। क्या ये सच है? क्या मैं अभी भी मूवी में हूँ? खुद को छुटकी काट कर देखो कि सपना है या नहीं। सोफिया ने मजाक किया। मैंने सचमुच खुद को जोर से छुटकी काटी और खुशी से कहा, ये सच है, चिंता मत करो। डायरेक्टर मेसन और डॉक्टर पीटरसन पुराने दोस्त हैं, तुम बस उनसे सीखने पर ध्यान दो। अगर कभी कोई परेशानी आए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। मैंने उसके नाजुक चेहरे की तरफ देखा और मेरे सीने में एक मीठी सी धड़कन उठी। धन्यवाद सोफिया, जब हम बच्चे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वह बात आज भी नहीं बदली है। मेरी आंखें लाल हो गईं और कई सालों से दबे हुए जज्बात बाहर आने लगे। सोफिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। ईथन, मैंने भी। अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है। डूबता हुआ सूरज आसमान को चमकदार रंगों से भर रहा था, लेकिन यह खूबसूरत नजारा भी जेल की दीवारों के भीतर नहीं पहुंच सकता था। एशली जूलियन के लिए खाना और कपड़े लेकर आई। अपने सामने खड़े थके हारे आदमी को देखकर वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, तुमने ऐसा क्यों किया? ईथन ने मेरी जगह लेने की कोशिश क्यों की? वह इसी लायक था, भले ही उसने एंडरसन फैमिली के पास बुरी नीयत से पहुंचने की कोशिश की हो। लेकिन क्लोई को किसी नए आदमी के साथ देखकर वह पागल हो गया था। अगर उस समय मैंने गलत फैसला लेकर धोखा न दिया होता तो ईथन मेसन नाम का कोई इंसान ही नहीं होता। उसने तुम्हारी जगह नहीं ली, सबसे पहले छोड़कर जाने वाले तुम थे। एशली ने कहा, जूलियन तुम बदल गए हो, पहले तुम कभी ऐसा नहीं करते। मुझे सीख देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी जिज्ञासा है। तुम ऐसा दिखाती हो जैसे उससे बहुत नफरत करती हो, फिर भी अपने कमरे में उसकी फोटो छिपाकर क्यों रखती हो? एशली का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि आग वाले दिन तुम पूरी तरह जाग रही थीं, या फिर ऐसा था कि तुम्हारी नजर अपने ही जीजा पर थी, इसलिए तुमने मेरे साथ मिलकर उसे और अपनी बहन के बीच दरार डालने में मदद की। जिस पल एशली जेल से बाहर निकली, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। जूलियन की बहकाने वाली आवाज जैसे अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। एशली, हमारा मकसद एक ही है, मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? जब सब खत्म हो जाएगा ईथन तुम्हारा होगा। काम के मेरे पहले दिन कोई केस नहीं था, इसलिए डॉक्टर पीटरसन ने मुझे कुछ किताबें दे दी। मेडिकल बुक्स वैसे ही समझने में कठिन होती हैं और फॉरेंसिक साइंस तो उससे भी ज्यादा जटिल थी। उन्हें लगा कि मैं 1 घंटे भी नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने पूरी सुबह चुपचाप पढ़ाई की और पूरा एक नोटबुक नोट्स से भर दिया। दोपहर में सोफिया मेरे लिए लंच लेकर आई और तभी मैंने अनमने मन से अपनी किताब नीचे रखी। उसने एक एक करके सारे व्यंजन मेज पर सजाए। मैंने तुम्हारी बचपन वाली पसंदीदा स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स बनाई हैं, छक्कर बताओ कैसी बनी है? उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए मैंने चॉपस्टिक्स उठा ली। खाना देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। एंडरसन फैमिली के घर में मैं हमेशा क्लोई और एशली के बाद खाता था। किसी ने कभी यह जानने की परवाह नहीं की कि मुझे क्या खाना पसंद है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊंगी, सोफिया ने कहा। जैसे ही मैंने चॉपस्टिक्स उठाई, एक युवा ऑफिसर दौड़ता हुआ अंदर आया। कॉमरेड मेसन, बाहर स्टेशन के एंट्रेंस पर कोई महिला आई है, वह कह रही है कि वह आपके लिए लंच लाई है। सोफिया और मैंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और बाहर चले गए। एंट्रेंस पर खड़ी और कोई नहीं बल्कि क्लोई थी। ईथन, मुझे पता चला कि तुमने काम शुरू कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्लोई पहले से भी ज्यादा जिद्दी लग रही थी। नहीं धन्यवाद, मेरे पास पहले से लंच है। क्लोई ने सोफिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुली दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। कॉमरेड वैंस, ईथन का ख्याल रखने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन अगली बार कृपया मेरे और ईथन के पारिवारिक मामलों में दखल मत दीजिए। क्लोई, हमारे बीच जो था वह सिर्फ एक कागज का रिश्ता था। क्लोई ने जल्दी से मेरी बात काट दी। मुझे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। ईथन, क्या हमने जो 5 साल साथ बिताए वे सब झूठ थे? मैं तुम्हारी दयालुता और तुम्हारे ख्याल रखने वाले स्वभाव को महसूस करती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं है। मैंने अपने सामने खड़ी उस लंबी महिला की तरफ शांत नजरों से देखा। मैं मानता हूँ कि पहले मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें थीं। क्लोई के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। मुझे पता था, ईथन, मैंने जूलियन से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब मैं उसे फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी और न ही उसे हमारे घर में कोई परेशानी खड़ी करने दूंगी। ईथन, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी करूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने गलत समझा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी हर बार तुम्हारे जूलियन को चुनने के साथ पूरी तरह खत्म हो गई। क्लोई की आंखों में विनती और दर्द भर गया। ईथन, ऐसी बातें मत कहो जिनका मतलब तुम नहीं रखते। अब मेरे दिल में जूलियन के लिए कोई भावना नहीं है। जिसे मैं पसंद करती हूँ वह तुम हो। एशली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह खुद तुमसे माफी मांगना चाहती है।
हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हें मेरी याद आती है या मेरी वह आदत याद आती है जिसमें मैं हर समय तुम्हारी सेवा करता था और तुम्हें खुश करने की कोशिश करता था? तुम्हें मेरी नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर और चौकीदार की कमी महसूस हो रही है। ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा का एक झोंका क्लोई के दिल को चीर गया हो और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया हो। ऐसा नहीं है। मेरी नजरें शांत थीं। क्लोई, मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि तुम्हारी माँ ने कभी मेरी मदद की थी। अब वह एहसान चुका दिया गया है। मेरी अपनी जिंदगी है और अपने सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। ईथन, मैं तुम्हें अपने सपनों का पीछा करने से नहीं रोक रही। हमारे फिर से साथ आने के बाद भी तुम यही जिंदगी जी सकते हो। परिवार और सपने साथ साथ चल सकते हैं। मैं एक कदम पीछे हट गया और उसके करीब आने से बच गया। एंडरसन फैमिली का घर एक ऐसा पिंजरा था जिसने मेरे पंख काट दिए थे। मैंने वहां 5 साल बिताए। अब अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं। क्लोए, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। क्लोई ऐसे खड़ी थी जैसे उस पर 1000 तलवारों से वार किया गया हो। वह अब मेरी ठंडी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और पूरी तरह टूटे हुए मन से वहां से चली गई। सोफिया ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, खो देने के बाद पछताने से क्या फायदा? जब वह तुम्हारे पास था तब उसकी कद्र करनी चाहिए थी। उसका ये बचकाना रूप मैंने बहुत कम देखा था और मुझे वह थोड़ा प्यारा लगा। सोफिया ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा उसने किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की वजह से सिर्फ आधे साल से भी कम समय में मैं डॉक्टर पीटरसन की ऑटोप्सी में मदद करने लगा था। जब डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी होती तब मैं क्राइम सीन पर भी उनके साथ जाता था। उधर जूलियन आखिरकार जेल से रिहा होकर लड़खड़ाते हुए घर लौटा। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने मेल बॉक्स खोला और उसमें जमा हुए ढेर सारे लेटर्स बाहर निकाले। सबसे ऊपर वाले नए लेटर के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ थी। लंबे समय तक उससे कोई संपर्क न होने के कारण उसके बेटे लियो को मार दिया गया था। फोटोग्राफ में छोटा सा लड़का खून के तालाब में पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे रोते रोते थक गई हों, और उसके हाथ में अब भी वही टॉय कार थी जो जूलियन ने उसे खरीद कर दी थी। जूलियन के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जिंदगी इतनी बदकिस्मत क्यों है? क्लोए मुझे क्यों नहीं चाहती जबकि ईथन को सबका प्यार मिलता है? ये सब उन्हीं की गलती है। उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। जूलियन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कैबिनेट से सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल निकाल ली। मैं तुम सबको अपने बेटे के साथ दफना दूंगा। जब एशली स्कूल से घर लौटी और उसने दरवाजा खोला तो उसे शराब की तेज गंध ने घेर लिया। वॉशिंगटन डीसी से लौटने के बाद से ही क्लोई पूरी तरह टूट चुकी थी और अपने दुख को भुलाने के लिए हर दिन शराब में डूबी रहती थी। घर की बिखरी हुई हालत देखकर एशली से रहा नहीं गया और वह गुस्से में मास्टर बेडरूम में घुस गई। सिस, आखिर तुम कब तक ऐसी ही रहोगी? क्लोई ने सिर उठाया। उसकी आंखें नशे से धुंधली थीं। उसने मुझसे कभी प्यार कैसे नहीं किया? वह इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बस ऐसे ही मुझे छोड़कर चला गया। एशली एक पल के लिए जड़ हो गई। उसे समझ आ गया कि क्लोई मेरे बारे में बड़बड़ा रही थी। उसके दिल में अचानक खुशी की एक हल्की सी लहर उठी। अगर ईथन ने कभी उसकी बहन से प्यार ही नहीं किया तो क्या इसका मतलब था कि उसके पास अब भी एक मौका था? क्लोई को सुलाने के बाद एशली लंच खरीदने बाहर जाने ही वाली थी कि उसने एक एड को जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ते हुए देखा। एशली, लेफ्टिनेंट कहाँ हैं? मेरे पास उनके लिए एक अच्छी खबर है। कौन सी अच्छी खबर? डीसी से मदद के लिए भेजे गए 2 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट्स आ गए हैं। उनमें से एक कॉमरेड ईथन मेसन है। एशली का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत घर से बाहर भाग गई। डॉक्टर पीटरसन और मैंने केस की ब्रीफिंग सुनने के बाद तुरंत काम शुरू कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने अपनी रिपोर्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी और डॉक्टर पीटरसन के साथ आराम करने के लिए डॉर्मेट्री की ओर लौटने लगा। हम अभी पुलिस स्टेशन से बाहर ही निकले थे कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ब्रदर ईथन। मैंने सिर उठाकर देखा। एशली हाथ में रोजेस का एक बुके लिए खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि आप वापस आ गए हैं, इसलिए मैं खास तौर पर आपका स्वागत करने आई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए फूल मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं एक कदम पीछे हट गया और उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे इस भाव के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया इन्हें वापस ले जाओ। माफ करना, मुझे अपने टीचर को उनके डॉर्म तक छोड़ने जाना है। एशली ने होंठ खोले। उसके चेहरे पर चोट खाई हुई सी अभिव्यक्ति थी। ब्रदर ईथन, मैं पूरी दोपहर आपका इंतजार करती रही। फिर उसने बेचारगी भरी नजर से डॉक्टर पीटरसन की तरफ देखा। डॉक्टर पीटरसन तुरंत सब समझ गए और बोले, ईथन, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई काम है तो तुम चले जाओ। मैं भी एशली के साथ सारी बातें साफ करना चाहता था, इसलिए मैंने डॉक्टर पीटरसन से माफी मांगी। सॉरी डॉक्टर, रास्ते में अपना ध्यान रखिए। जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, नहीं तो जब सोफिया पूछेगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं मुस्कुराया और डॉक्टर पीटरसन को जाते हुए देखता रहा। फिर एशली की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा,
चलो। एशली ने मेरे बदले हुए रवैये को महसूस किया और उसके मन में कड़वाहट भर गई। आप मेरे साथ वैसे मुस्कुराकर क्यों नहीं बात करते? मैंने उसे अजीब सी नजर से देखा। मैं किसके सामने मुस्कुराऊं, ये मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो जाकर जूलियन से बात करो। अब जूलियन का नाम क्लोई और एशली दोनों के दिल में कांटे की तरह चुभता था। उसका नाम सुनते ही उनके दिल में तेज दर्द उठता था। मैं दोबारा नहीं कहूंगी, नाराज मत होइए। हम एक रेस्टोरेंट गए। खाना आने से पहले ही एशली खुद को रोक नहीं पाई। उसने दयनीय अंदाज में बताया कि उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी हो गई है, उसे कितनी ग्लानि और पछतावा है और वह सिर्फ मुझसे माफी मांगकर अपनी गलती सुधारना चाहती है। मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं एंडरसन फैमिली के घर वापस जाऊं, तुम्हारी बहन से शादी करूं और पहले की तरह तुम्हारी हर बात मानते हुए तुम्हारी सेवा करता रहूं? एशली की नजर मेज पर रखे मेरे हाथ पर गई। अचानक उसने जैसे कोई फैसला कर लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। ब्रदर ईथन, मुझे पता है कि आप मेरी बहन को पसंद नहीं करते। उसकी जगह मुझसे शादी कर लीजिए। मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी और आपको अच्छी जिंदगी दूंगी। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर पीछे खींच लिया। मेरी आवाज हैरानी से ऊंची हो गई। एशली, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हूं ईथन। आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है। आप बहुत पहले से मेरे दिल में हैं। मेरी बहन ने आपकी कद्र नहीं की तो मुझे करने दीजिए। मैं आपसे सही तरीके से प्यार करूंगी। मेरी पूरी त्वचा सिहर उठी और मेरा पेट मिचलाने लगा। एशली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसे ख्याल अपने मन से निकाल दो। मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। अगर तुमने इसी तरह लापरवाही से व्यवहार करना जारी रखा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम्हारी बहन खुद तुमसे निपटे। ये कहकर मैं तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगा। एशली ने पीछे से आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। ईथन, मैं आपके बारे में गंभीर हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। इससे पहले कि मैं खुद को छोड़ा पाता, किसी ने मुझे उसकी पकड़ से खींच लिया। एशली, तुम क्या कर रही हो? एशली का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सिस, मैं कुछ नहीं कर रही थी। उसके इतना कहते ही क्लोई ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम्हें शर्म और मर्यादा का बिल्कुल एहसास नहीं रहा? ईथन तुम्हारे जीजा हैं। आप दोनों की अभी कानूनी शादी नहीं हुई है और ईथन मुझे पसंद नहीं करते तो मैं उनका पीछा क्यों नहीं कर सकती? क्लोई के दिल में उठता हुआ गुस्सा अब उसे पूरी तरह निगल जाने पर उतारू था। ये बात फिर से कहो। सिस, सिर्फ इसलिए कि आप ईथन को वापस नहीं पा सकती, आप मेरे प्यार को नहीं रोक सकती। क्लोई ने दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जोर से चिल्लाया, बस। क्लोई की आंखें दुख और पीड़ा से भर गईं, जबकि एशली का चेहरा खुशी से चमक उठा। ईथन, मुझे पता था कि आप सबसे ज्यादा मेरी परवाह करते हैं। मुझे सिर्फ चिढ़ और घिन महसूस हो रही थी। क्लोई, एशली, क्या तुम दोनों सच में खुद को इतना बड़ा इनाम समझती हो? अगर मुझे एक एहसान न चुकाना होता तो मेरी जिंदगी में कभी भी तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं होता। तुम लोग पहले ही मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर चुकी हो। मैं अपनी बाकी जिंदगी भी तुम्हारे परिवार पर क्यों बर्बाद करूं? तुम लोग कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या वह सचमुच प्यार है या सिर्फ मुझे खो देने को स्वीकार न कर पाने की जिद? अपने दिल में तुम खुद सच जानती हो। दोनों बहनें वहीं जड़ होकर खड़ी रह गईं। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें पछतावा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं है ईथन, हमें सच में अपनी गलतियों का पछतावा है और हम सच में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। मैंने उन्हें ठंडे स्वर में बीच में ही रोक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए और मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम लोग मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगी। इतनी जल्दी कैसे? क्या वह सोफिया वैंस है? हाँ, सोफिया और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारे परिवारों ने बहुत पहले ही हमारी एंगेजमेंट तय कर दी थी। अगर वह हादसा नहीं हुआ होता तो आज तक हमारी शादी हो चुकी होती और हमारे बच्चे भी होते। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। अंधेरे के एक कोने से जूलियन यह सब देख रहा था। उसकी नजर बारी बारी से हम तीनों पर गई और आखिर में मेरी दूर जाती पीठ पर टिक गई। डॉक्टर पीटरसन और मेरी मदद से हत्यारे को बहुत जल्दी पकड़ लिया गया। अपनी कृतज्ञता जताने के लिए पुलिस चीफ ने एक रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम बुक कराया। कुछ ड्रिंक्स के बाद मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन वहां फिर से क्लोई और एशली से सामना हो गया। अगर तुम दोनों मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगी तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। ईथन, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। हम सिर्फ दूर से तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरी जिंदगी में जितनी भी चोटें लगी हैं उन सब की वजह तुम दोनों हो। मेरी बात सुनते ही दोनों को एक साथ वे सारी घटनाएं याद आ गईं जो उन्होंने मेरे साथ की थीं। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक तेज भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। गुर्राता हुआ पागलों जैसा जूलियन हाथ में एक बोतल लिए मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। क्लोई और एशली दोनों एक साथ मेरी तरफ लपकीं। ईथन, सावधान, तुम सब नरक में जाओ। बोतल में भरा कोई अज्ञात लिक्विड मुझ पर फेंका जाने ही वाला था कि अगले ही पल हवा में गनशॉट की आवाज गूंज उठी। जूलियन की कोहनी में एक खून से भरा छेद बन गया। वह दर्द से चीख उठा और बोतल का कुछ लिक्विड उसी के ऊपर गिर गया। भयानक दर्द से वह जमीन पर तड़पने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, क्लोई, मुझे बचाओ।
डॉक्टर पीटरसन और स्टेशन के मेरे साथी दौड़ते हुए बाहर आए। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं सदमे में जड़ हो गया था। मुझे तब होश आया जब सोफिया दौड़ कर आई और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। सोफिया, उसने मुझे मारने की कोशिश की। ईथन, मैं यहाँ हूँ, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। भगवान का शुक्र है कि मैं समय पर आ गई। क्लोई और एशली ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कड़वी निराशा देख ली। क्लोई ने एशली का हाथ पकड़ लिया। चलो, लेकिन एशली की नजर अब भी सोफिया पर टिकी हुई थी। उसके दिल में अब भी हार न मानने की एक हल्की सी चाह बाकी थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से जूलियन की जान तो बच गई, लेकिन एसिड ने उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अपनी शक्ल स्वीकार न कर पाने की वजह से वह हॉस्पिटल के कमरे में हर दिन पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहता था। ये मेरी गलती नहीं है। किस्मत मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती है? मेरा बच्चा इतना छोटा था और उनकी वजह से मर गया। मैं अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से बदला लूंगा। सोफिया और मैं उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी बेतुकी बातें सुन रहे थे और पूरी तरह हैरान थे। उसका कोई बच्चा है? मैंने पूछा। जहां तक मुझे पता है, नहीं, सोफिया ने कहा। लेकिन वह 5 साल तक अमेरिका में रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वहां शादी कर ली हो और उसका एक बच्चा भी हो? वह कमीना। मेरे पिता रातों रात सोफिया द्वारा भेजे गए टेलीग्राम को घूर रहे थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि जूलियन ने मेरे साथ क्या क्या किया था और अमेरिका में उसकी सारी गतिविधियों का भी विवरण था। कई साल पहले जब वह पढ़ाई के लिए विदेश गया था तो सिर्फ 6 महीनों के भीतर उसे एक अमेरिकन महिला सोल्जर से प्यार हो गया था। उसने उससे शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया, वह अमेरिकन महिला उससे नफरत करने लगी। उसने सिर्फ उसे गालियां ही नहीं दी, बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई भी करती थी। जब जूलियन को लगने लगा कि वह कभी इस नरक से नहीं निकल पाएगा, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस उसके पास पहुंची। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अपने देश वापस लौटे और उनके लिए मिलिट्री सीक्रेट्स चुराए। उसकी पत्नी ने अपने करियर के लिए उनके छोटे बेटे को हथियार बना लिया। उसने जूलियन को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह बच्चे को बैल्कनी से नीचे फेंक देगी और फिर जूलियन को भी पीट पीट कर मार डालेगी। जूलियन के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। देश लौटने के बाद उसने अपना निशाना क्लोई पर साधा और सफलतापूर्वक कुछ इंटेलिजेंस चुराकर सौंप दी। डेविड मेसन ने जोर से मेज पर हाथ मारा। इस मामले से जुड़े सभी लोगों को तुरंत जांच के लिए हिरासत में लो। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन के ट्रेनिंग ग्राउंड में क्लोई ने अभी अपनी सुबह की ड्रिल पूरी ही की थी कि अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट क्लोई एंडरसन, तुम एक एस्पियोनाज केस में शामिल हो। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पूरी जांच करनी है। कृपया सहयोग करो। कॉमरेड वैंस, मैंने कभी अपने देश के साथ विश्वासघात करने जैसा कोई काम नहीं किया। ये झूठा आरोप है। तभी उसके पीछे से कमांडर की आवाज आई। ये झूठा आरोप है या नहीं, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो अपनी जांच के बाद पता लगा लेगा। क्लोई घबराकर उनकी ओर मुड़ी। कमांडर, आप मेरे चरित्र को जानते हैं। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि अपने निजी रिश्तों को ठीक तरह से संभालो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। ये सब तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी एक सैनिक के कर्तव्य की भावना बची है तो जांच में सहयोग करो और नुकसान को जितना हो सके कम करो। क्लोई स्तब्ध खड़ी रह गई और उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी 2 सैनिक आगे बढ़े और उसे पुलिस व्हीकल में बैठा कर ले गए। ये खबर सुनने के बाद मैं लंबे समय तक चुप रहा। क्या मिसेस एंडरसन को इस बारे में पता है? डायरेक्टर एंडरसन विदेश मिशन पर हैं और 1 महीने तक वापस नहीं आएंगी। जब क्लोई को पता चला कि जूलियन एक स्पाई था तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो। उसने 2 दिनों तक न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। जब मैं उसके लिए खाना लेकर पहुंचा तो मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो मानो कई साल बूढ़ी हो चुकी थी। ईथन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने उसके सामने वह सारा खाना रख दिया जो उसे पहले पसंद था। क्लोई की आंखों में आंसू भर आए। मैंने उसे दिलासा दिया, तुम इस सब की मुख्य दोषी नहीं थी और तुमने जानबूझकर कोई सीक्रेट लीक नहीं किया। देश इस मामले को न्यायपूर्वक संभालेगा, लेकिन एक फॉरेन स्पाई से जुड़ जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं उसकी ओर देखता रहा और खुद को रोक नहीं पाया। क्लोई, अगर तुम मिलिट्री में नहीं रह सकती तो भी और रास्ते हैं। सब कुछ तभी सचमुच खत्म होता है जब इंसान मर जाता है। क्लोई की आंखों से गर्म आंसू लगातार बहने लगे और उसने जल्दी जल्दी खाना अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। धन्यवाद। इस एस्पियोनाज केस का असर सिर्फ क्लोई पर ही नहीं पड़ा, बल्कि एशली भी इसकी चपेट में आ गई। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला लगभग तय था, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से वह पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक में फेल हो गई। जैसे ही एशली ने यह खबर सुनी, वह लगभग टूट गई और नदी में कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके टीचर ने समय रहते उसे रोक लिया। घर लौटने के बाद उसने जोर से दरवाजा बंद किया
उसे लॉक किया और फर्श पर बैठकर बेबस होकर रोने लगी। अपनी धुंधली हालत में उसे लगा जैसे उसे एक जानी पहचानी कोमल आवाज सुनाई दे रही हो। मैं एक गरम गरम पकवान लेकर उसकी ओर आ रहा था, मुस्कुरा रहा था और उससे कह रहा था, रो मत। क्या तुम्हारी बहन ने नहीं कहा था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए? अपना चेहरा पोंछो और आकर खाना खाओ। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह उसे देखती रही, उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ सिर्फ खाली हवा को ही पकड़ पाया। जब उसे होश आया तो घर अंधेरा और ठंडा था। वहां न खाना था और न ही मैं था। एशली दौड़कर अपने कमरे में गई। वह तस्वीर निकाली और उसमें बने मेरे चेहरे को दीवानगी और मोह से भरी नजरों से घूरती रही। जब तक मैं ईथन को वापस घर नहीं ले आती, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हमारा परिवार हमेशा के लिए फिर से एक साथ रहेगा। जब सोफिया काम से घर लौटी तो उसने मुझे किचन में व्यस्त पाया। वह चुपचाप मेरे पीछे आई और पीछे से मुझे गले लगा लिया। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? मैंने अपना सिर घुमाकर प्यार से अपना चेहरा उसके गाल से लगा दिया। तुम आ गई। तुम और डैड इन दिनों बहुत व्यस्त रहे हो, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए चिकन सूप बनाया है और वे स्टीम्ड रिब्स भी, जो कल तुम्हारा खाने का मन था। वह धीरे से बोली, तुमसे शादी करना सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर हल्की शर्म के साथ हंस पड़ा। तुम तो बड़ी मीठी बातें करती हो। सोफिया की आंखें मुझे देखते हुए प्यार से भरी हुई थीं। ईथन, चलो आधिकारिक तौर पर शादी कर लेते हैं। एक हफ्ते बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हर किसी को पता चल गया कि मैं और सोफिया, जो इतने लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, आखिरकार शादी करने जा रहे हैं। मेरे पिता की थोड़ी सी मदद से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मैरिज एप्लीकेशन जल्दी ही अप्रूव्ड कर दी। मैंने अपनी जेब से एक छोटा खूबसूरत डिब्बा निकाला और एक घुटने के बल बैठ गया। सोफिया, फिल्मों में कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो पहले उसे प्रपोज करना चाहिए। मैंने वह छोटा डिब्बा खोला जिसमें एक चमकदार रिंग जगमगा रही थी। सोफिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूं और तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोफिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रूंधे हुए गले से कहा, मैं करूंगी। मैंने उसकी उंगली में रिंग पहना दी। पगली, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सोफिया आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। हमारी शादी अगले महीने की शुरुआत में तय हुई। सोफिया ने अपनी सारी बचत लगाकर एक होटल बुक किया और वेडिंग ड्रेस खरीदी, जबकि लगातार डाउरी गिफ्ट्स मेसन परिवार के घर पहुंचने लगे। शादी से एक दिन पहले सोफिया मुझे सेमेट्री लेकर गई। सोफिया के माता पिता और मेरी माँ, सभी को यहाँ दोबारा दफनाया गया था। हम खास तौर पर अपने बड़ों को यह खुशखबरी देने आए थे। मैंने जमीन पर शराब अर्पित की। माँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए मेरे और सोफिया के लिए इतनी अच्छी बहू का चुनाव किया। आपका बेटा हमेशा आपका आभारी रहेगा। माँ, मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि स्वर्ग में आप मेरे लिए जरूर खुश होंगी। एक पल के लिए मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ऊपर से हमें भावुक होकर देख रही हूँ। हम शाम होने तक सेमेट्री से नहीं निकले। सोफिया ने ध्यान से ड्राइविंग अपने हाथ में ले ली। तुम थोड़ा सो जाओ, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें जगा दूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं उसकी ओर झुका और उसके गाल पर किस किया। अब कैसा लग रहा है? अभी भी सपना लग रहा है? सोफिया की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। वह जवाब देने ही वाली थी कि अचानक एक साइड रोड से एक कार तेजी से निकल आई। हेडलाइट्स की चमक में मैंने एशली के चेहरे पर फैली हुई टेढ़ी, डरावनी मुस्कान देखी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले सोफिया ने खुद को मेरी ओर फेंक दिया और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हमारी कार जोरदार टक्कर से पलट गई और कई मीटर तक घिसटती चली गई। पुलिस को बुलाओ, बहुत खून बह रहा है, पहले इन्हें बचाओ, सबको कार से बाहर निकालो। चक्कर खाता हुआ और बदहवास में एक दयालु अजनबी की मदद से कार से बाहर निकाला गया, लेकिन सोफिया, जिसने मुझे टक्कर से बचाने के लिए अपना शरीर मेरे सामने कर दिया था, कार के अंदर बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। मैं किसी तरह रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ा। सोफिया, नहीं, जागो। लेकिन मैंने उसका नाम जितनी बार भी पुकारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। निराशा और दुख की एक अथाह लहर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया और मैं उसके पास ही बेहोश हो गया। इस जानबूझकर किए गए हादसे की दोषी एशली एंडरसन पैरामेडिक्स के पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। उसका शव 10 दिनों तक मोर्ग में पड़ा रहा। फिर हाल ही में रिहा हुई क्लोई उसे लेने आई। वॉशिंगटन डीसी की उस बरसाती सुबह वह सोफिया के हॉस्पिटल रूम में आई और मेरी ओर देखकर बोली, ईथन, क्या तुम ठीक हो? सोफिया की वजह से मुझे सिर्फ मामूली चोटें आई थीं, लेकिन सोफिया की दोनों किडनीज कई जगह से फट गई थीं और उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। केवल 10 दिनों में उसे 5 बार इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया गया। एक के बाद एक क्रिटिकल कंडीशन नोटिस मेरे हाथ में दिए जाते रहे। मैंने सिर उठाकर क्लोई की ओर देखा। मेरी आंखों में न नफरत थी न दुख, मानो मैं सिर्फ एक खाली खोल बनकर उसके सामने बैठा था।
मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। सोफिया के कोमा की वजह बनने वाली इंसान मर चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराए बिना नहीं रह सकता। क्लोई ने धीरे से कहा, मुझे पता है ईथन, मैं बस उसकी ओर से माफी मांगना चाहती थी। मैंने सोफिया के सोए हुए चेहरे की ओर देखा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, न इस जन्म में और न अगले जन्म में। क्लोई एक अर्न उठाकर हॉस्पिटल से बाहर चली गई। मैंने लंबी छुट्टी ले ली और हॉस्पिटल में रहकर सोफिया की देखभाल करने लगा। मैं उसका हाथ पकड़कर हमारे बचपन की बातें सुनाता रहता था। जब हम छोटे थे, सोफिया बहुत शरारती थी। उसे बाल बांधना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह हमेशा छिपकर कैंची से अपने बाल छोटे कर लिया करती थी। आखिरकार उसकी माँ ने उसका सिर ही मुंडवा दिया। उस सर्दी में पूरे गांव ने सोफिया को ठंड से लाल हुए छोटे से सिर के साथ देखा था। गांव के दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मेरी शादी एक छोटी नन से होने वाली है। गुस्से में मैंने उससे कहा था, सोफिया, अगर तुमने अपने बाल लंबे नहीं किए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी सोफिया की पलकों में हलचल हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसने बहुत कमजोर आवाज में मेरी बात आगे बढ़ाई। हर बार जब तुम मुझे यही कहकर डराते थे, मैं तुम्हारी बात मान लेती थी। उसी दिन से मैंने फिर कभी अपने बाल छोटे नहीं किए। मैं वहीं ठिठक गया। मेरा दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सोफिया, अगर तुम नहीं जागी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए जाग गई। कोमा से जागने के बाद सोफिया का शरीर सबकी आंखों के सामने तेजी से ठीक होने लगा। आधे महीने के भीतर ही वह उठकर बैठने लगी और किताब पढ़ने लगी। मैं फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में काम पर लौट गया और केवल दोपहर तथा शाम को उसके लिए सूप लेकर हॉस्पिटल आता था। सोफिया अब इतनी ठीक हो चुकी थी कि फिर से मजाक करने लगी। अब मैं हर दिन चिकन सूप पीती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं पोस्टमार्टम कन्फाइनमेंट में हूँ। डिपार्टमेंट से मिलने आए एक सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। उन शुरुआती दिनों में जब तुम्हारी हालत बेहद गंभीर थी, ईथन बिल्कुल नहीं सोया। उसे इतना डर था कि अगर उसने आंखें बंद कर लीं तो कहीं ये खबर न मिल जाए कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया है। उन सांसें रोक देने वाले दिनों को याद करके मेरी नजरें झुक गईं। सोफिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें दर्द और आत्मग्लानि से भरी हुई थीं। मैंने तुम्हें बहुत चिंता में डाल दिया, मैंने धीरे से कहा। अगर तुम मेरे सामने आकर मुझे नहीं बचाती तो आज इस हॉस्पिटल बेड पर मैं होता। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए सोफिया। सोफिया ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। ईथन, जब हम बच्चे थे और उस बाढ़ ने तुम्हें मेरी पकड़ से छीन लिया था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं तुम्हें दोबारा कभी ढूंढ पाई तो फिर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए चाहे मुझे नर्क में जाकर वापस क्यों ना आना पड़े, मैं रेंगते हुए भी तुम्हारे पास लौट आती। जब सोफिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तब गर्मियों का चरम था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस प्रोग्राम शुरू किया गया था और मुझे गेस्ट लेक्चरर के रूप में बुलाया गया। मुझे हर हफ्ते 3 क्लासेस लेनी होती थीं। सोफिया यूनिवर्सिटी के गेट पर मुझे लेने आई। भीड़ भाड़ से भरे स्टूडेंट्स के बीच वह सबसे अलग नजर आ रही थी। आखिरकार क्लास खत्म होने की बेल बजी। मैं स्टूडेंट्स से घिरा हुआ बाहर निकला। गर्म धूप मेरे ऊपर पड़ रही थी और मैं इस तरह चमक रहा था कि नजरें हटाना मुश्किल था। ईथन, मैं स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोफिया की आवाज सुनी, मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। सोफिया, तुम आ गई। हम दोनों ही बहुत आकर्षक दिखते थे और स्टूडेंट्स को हम दोनों साथ में बेहद अच्छे लग रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा, प्रोफेसर मेसन, सेक्रेटरी वैंस, आप दोनों की शादी कब हो रही है? मैंने पलकें झपकाईं और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। एक्सीडेंट की वजह से हमारी पहली शादी रद्द हो गई थी और अब आधा साल बीत चुका था। मुझे नहीं पता था कि अब भी शादी करनी चाहिए या नहीं। सोफिया हल्के से मुस्कुराई। देखो, मेरे पास क्या है। किसी जादूगर की तरह उसने वेडिंग कैंडी के कई पैकेट और वेडिंग इनविटेशन निकाल लिए। स्टूडेंट्स उत्साह से उन्हें लेने लगे। प्रोफेसर मेसन, सेक्रेटरी वैंस, हम जरूर आएंगे और आपको अपनी शुभकामनाएं देंगे। मेरे चेहरे पर उतना ही आश्चर्य था जितना स्टूडेंट्स के चेहरों पर। ये सब क्या है? हमारी शादी के लिए? और किस लिए? तुमने यह सब चुपके से कब तैयार कर लिया? तुमने इसे मुझसे इतनी अच्छी तरह कैसे छिपा लिया? मैंने उसका गाल हल्के से पकड़कर मजाक में कहा, सच सच कबूल कर लो तो सजा कम मिलेगी, अगर विरोध किया तो कड़ी सजा मिलेगी। सोफिया मुस्कुराई। ठीक है प्रोफेसर मेसन, मैं हार मानती हूँ। तब मुझे पता चला कि सोफिया ने हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले ही शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे बुरा लगता था कि मैं हॉस्पिटल और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच लगातार भाग दौड़ कर रहा था, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। इतने लंबे समय बाद मैंने फिर से वह शुद्ध सफेद सूट पहना। हमारी शादी सबसे भव्य थी और सेरेमोनी सबसे गंभीर।
उस दिन जब वेडिंग कार सड़क पर आगे बढ़ रही थी, दोनों ओर खड़े लोगों की भीड़ हमें शुभकामनाएं दे रही थी। उड़ती हुई वेडिंग कैंडी के बीच मैं अनगिनत लोगों की सच्चे दिल से दी गई हैप्पी वेडिंग की शुभकामनाएं सुन रहा था। कार रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर रुकी। मैं आगे बढ़ा और स्पॉटलाइट के नीचे सीधा खड़ा हो गया। पियानो बजना शुरू हुआ और सोफिया खूबसूरत वेडिंग गाउन पहने एक एक कदम चलते हुए मेरी ओर आने लगी। मेरे पिता ने हम दोनों के हाथ अपने हाथों में ले लिए। सोफिया, तुम मेरी सबसे प्रिय जूनियर रही हो। तुम दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं। अब यह सौभाग्य दुर्भाग्य के बाद मिला है। आगे हमेशा एक दूसरे से प्यार करना और अपने इस बूढ़े पिता को चिंता करने का मौका मत देना। मैं मुस्कुराना चाहता था, लेकिन आंसू जिद करके मेरे गालों पर बह निकले। सोफिया ने गंभीरता से कहा, डैड, चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बहुत लंबे समय से ईथन की पत्नी बनने की तैयारी कर रही हूँ। वहां मौजूद सभी लोगों के आशीर्वाद के बीच सोफिया और मैंने रस्म के अनुसार सेरेमोनी कप्स से पेय पिया। ईथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सोफिया। 5 साल बाद मेरे और सोफिया के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। हमने उसका नाम नोरा रखा। डॉक्टर पीटरसन के रिटायरमेंट के बाद मैं डीसी पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट का मुख्य सहारा बन गया। दूसरे राज्यों में होने वाले सभी सपोर्ट मिशन सबसे पहले मुझे ही सौंपे जाते थे। इस बार भी साउथ वेस्ट रीजन में एक नया केस था। जितना मैं उस जगह पर दोबारा कदम नहीं रखना चाहता था, काम सबसे पहले था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मृतक मेरा एक पुराना परिचित होगा। ये पहली बार था जब मैंने क्लोई को इस नजरिए से देखा। मुझे हैरानी हुई कि केवल 5 छोटे वर्षों में वह मेरे लिए कितनी अजनबी बन चुकी थी। 1 महीने पहले पुलिस ने अपराधियों के एक हाइडआउट का पता लगा लिया था। उन्हें सतर्क होने से बचाने के लिए वहां एक अंडरकवर एजेंट भेजने की योजना बनाई गई। क्लोई ने अपने पुराने संबंधों का उपयोग करते हुए खुद को चीफ के सामने इस मिशन के लिए रिकमेंड किया। उसने पूरे 1 महीने तक एक सैनिक की उत्कृष्ट क्षमता और अनुशासन के साथ मिशन पूरा किया, लेकिन आखिरी क्षण में अपने एक साथी को बचाने के लिए उसने अपनी पहचान उजागर कर दी और बुरी तरह बौखला चुके अपराधियों की क्रूर प्रताड़ना का शिकार बनी। आखिरी सांस तक उसने एक सैनिक की दृढ़ता बनाए रखी और कभी भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं भावुक हो गया। अतीत में क्लोई के साथ मेरे चाहे जितने भी गिले शिकवे रहे हों, मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वह एक योग्य सैनिक थी। मैं एक कदम पीछे हटा, ऑटोप्सी टेबल पर लेटी क्लोई की ओर हल्का सा झुककर सम्मान प्रकट किया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। अपनी सावधानी और प्रोफेशनल तरीके से की गई जांच के दौरान मुझे एक ऐसा महत्वपूर्ण सुराग मिला जिसने फरार अपराधियों का पता लगाने में पुलिस की निर्णायक मदद की। काम खत्म होने के बाद न जाने कैसे मेरे कदम एंडरसन परिवार के पुराने घर की ओर बढ़ गए। वह घर जिसमें मैंने 5 साल बिताए थे अब इतना जर्जर हो चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पूरा घर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। सारा फर्नीचर वैसा ही रखा था जैसा मैं छोड़ कर गया था। मैं मास्टर बेडरूम में गया और डेस्क पर रखा एक पत्र देखा। उसके एनवलोप पर साफ साफ लिखा था, टू ईथन मेसन। मैंने अविश्वास से उसे उठाया। अंदर केवल कुछ छोटी सी पंक्तियां थीं जिन्हें 3 या 4 बार काटकर दोबारा लिखा गया था और अंत में बस यही लिखा था, ईथन, मैं तुम्हारे लिए हमेशा की खुशी की कामना करती हूँ। एनवलोप के अंदर एक हरे जेड की रिंग भी थी। मुझे पता था कि यह वही सबसे मिलती जुलती रिंग थी जिसे वह ढूंढ सकी थी। धन्यवाद क्लोई। क्लोई के अंतिम संस्कार के बाद ही मैं डीसी लौटा। वह रिंग मैंने उसकी यर्न के अंदर ही छोड़ दी। मैं उसे अपने साथ वापस नहीं लाया। अतीत की सारी दुश्मनी जूलियन, एशली और क्लोई के चले जाने के साथ मानो हवा में घुलकर पूरी तरह समाप्त हो गई। आखिरकार मैंने सचमुच अपने अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला, एक गोल मटोल छोटी सी लड़की छोटे कैनन बॉल की तरह दौड़ती हुई मेरी बाहों में आ गिरी। डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। सोफिया ठीक पीछे पीछे आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया। ईथन, मैंने क्लोई के बारे में सब सुन लिया है। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे चेहरे का भाव देखकर सोफिया मुस्कुराई, जैसे वह सब समझ गई हो, और हमें घर की ओर ले चली। एक और बसंत आ गया। मैंने एक हाथ से सोफिया का हाथ और दूसरे हाथ से नोरा का हाथ थाम रखा था। समय की शांत रफ्तार और बीतते वर्षों की सुकून भरी सुंदरता को महसूस करते हुए मेरे मन में बस यही विचार आया कि शायद आने वाला कल भी उतना ही सुंदर होगा।